इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक डेटाबेस लैंग्वेज है। अब किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन में जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है डेटाबेस। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पर इस वक्त फेसबुक का लॉगिन पेज ओपन है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। मान लो अगर मैंने इस फेसबुक के पेज में एक अकाउंट रजिस्टर करवाया जिसके अंदर मैं अपना नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, बर्थ डेट और भी कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाऊंगा और एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद जब भी मुझे फेसबुक में लॉगिन करना होगा, मैं लॉगिन वाले पेज को ओपन करूंगा, आईडी और पासवर्ड लिखकर लॉगिन कर दूंगा। अगर मेरा आईडी पासवर्ड फेसबुक के डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये मुझे अपने प्रोफाइल पेज पर रीडायरेक्ट करवाएगा। लेकिन सोचो कि अगर मेरा आईडी और पासवर्ड फेसबुक के डेटाबेस में होगा ही नहीं तो मैं लॉगिन किस तरह से करूंगा। तो देखा आपने, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल था डेटाबेस का। तो एसक्यूएल पढ़ने के बाद आप ये जान जाओगे कि डेटा को किस तरह से मैनेज किया जाता है, कब कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, कब क्या अपडेट करना है, कब कौन सी क्वेरी को परफॉर्म करना है। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर करके आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाया है। और मैंने आपको जो भी इस वीडियो में पढ़ाया है उसकी पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और एसक्यूएल पढ़ने के साथ साथ अगर आपको एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नॉलेज है जैसे कि पीएचपी, तो आप खुद भी फेसबुक जैसे एक एप्लीकेशन बना सकते हो। मान लो कि अगर डेटाबेस जैसी कोई सिस्टम हो ही ना तो बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब कुछ काम करना बंद कर देगा। क्योंकि अगर डेटाबेस होगा ही नहीं तो यूजर का डेटा, उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर रहेगी। डेटाबेस के बहुत से अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस वीडियो में माई एसक्यूएल डेटाबेस को सिलेक्ट किया है आपको समझाने के लिए। तो मैं इस वीडियो में एसक्यूएल लैंग्वेज को माई एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके डेटाबेस के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर XAMPP सर्वर डाउनलोड करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ XAMPP डाउनलोड और मैं करूंगा फर्स्ट लिंक पे क्लिक। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। यहाँ पर विंडोज, लिनक्स और मैक के लिए अलग अलग वर्जन है। क्योंकि मैं विंडोज 10 यूज करता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और विंडोज 10 के लिए डाउनलोड करूंगा। तो मेरा XAMPP सर्वर यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो मेरा XAMPP डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। मैंने किया राइट क्लिक और ओपन। इसको इंस्टॉल करते वक्त इस तरह की वार्निंग आएगी तो आप ओके पर क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे नेक्स्ट। इस सेटअप को ऐसे ही रहने देना है और नेक्स्ट। यहाँ पर सी ड्राइव में एक फोल्डर बनेगा XAMPP नाम से, तो आपको इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर से नेक्स्ट और फिर से नेक्स्ट और फिर एक बार नेक्स्ट। ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आप पेशेंस रखोगे। तो यहाँ पर XAMPP सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं फिनिश पर क्लिक करके इसको ओपन करूंगा और यहाँ से कर देंगे हम XAMPP सर्वर को स्टार्ट। आपको याद रखना है ये पहला वाला स्टार्ट और ये दूसरा, ये दोनों आपको स्टार्ट कर देना है। और इस तरह की अगर कोई परमिशन आती है तो आप कर दोगे अलाउ। और फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले हम डेटाबेस के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। इससे पहले आपको दो बातें जाननी होगी, डेटाबेस लैंग्वेज और डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस का यूज हम क्यों करते हैं? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि डेटाबेस का यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो जितना भी डेटा हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं वो डेटा डेटाबेस लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल की मदद से डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर होता है और इन्हीं सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का काम डेटाबेस लैंग्वेज करेगी। यानी कि जितना भी डेटा हम एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से इन सॉफ्टवेयर्स को देंगे वो सॉफ्टवेयर अपने अंदर उस डेटा को स्टोर कर लेगा। तो डेटाबेस को अच्छी तरह से सीखने के लिए आपको डेटाबेस लैंग्वेज के साथ इनमें से कोई एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर सीखना होगा। तो इस वीडियो में हम एसक्यूएल को माई एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में सीखेंगे। तो डेटाबेस में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो डेटा होता है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर होता है, लेकिन उस डेटा को उस सॉफ्टवेयर में स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस लैंग्वेज का यूज करते हैं। यानी कि ये जो डेटाबेस लैंग्वेज होती है वो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करती है। तो डेटाबेस सीखने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपको ये सब कुछ अभी सीखना है। इनमें से आप कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। इस वीडियो में हम एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज के साथ माई एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर को सीखने वाले हैं कि इस सॉफ्टवेयर में हम एसक्यूएल की मदद से किस तरह से डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, हम ये देखने वाले हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप डेटाबेस में कोई डेटा को स्टोर करते हो, वो डेटा जाता कहाँ है, तो आप जवाब दोगे कि इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर में जाता है। यानी डेटाबेस लैंग्वेज के अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं जिसकी मदद से वो डेटा डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ये जो एसक्यूएल है वो एक डेटाबेस लैंग्वेज है और ये जो माई एसक्यूएल है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। ये जो नोट्स है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं और ये जो डेटाबेस लैंग्वेज होती है वो उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करती है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो एसक्यूएल है वो ऐसे ही डेटाबेस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है जो आरडीबीएमएस प्रोग्राम होते हैं। आरडीबीएमएस का मतलब है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो डेटाबेस डेटा को इस तरह से टेबल फॉर्मेट में स्टोर करता हो उस तरह के डेटाबेस सॉफ्टवेयर को हम आरडीबीएमएस प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि ये सभी डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स आरडीबीएमएस प्रोग्राम है, इस वजह से हम एसक्यूएल की मदद से इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अब जब भी मैं किसी डेटा को स्टोर करूंगा वो सब डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर होंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से। यानी कि अगर आप एसक्यूएल को सीखना चाहते हो तो आपको कोई भी एक आरडीबीएमएस प्रोग्राम आना चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर पसंद किया है। तो अगर मैं माई एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले माई एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। तो अब ये ओपन किस तरह से होगा इसको समझिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करूंगा और इसके अंदर मैं माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा ताकि मैं एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से कोड लिखकर उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकूं। जब भी आपको माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा आप सबसे पहले XAMPP सर्वर को ऑन रखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, और फिर यहाँ पर URL में लिखोगे localhost/phpMyAdmin और एंटर। तो देखिए यहाँ पर माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अगर ये सॉफ्टवेयर ओपन होते वक्त कभी आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाए तो आप यूजर नेम टाइप करोगे रूट और पासवर्ड को आप ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दोगे और एंटर बटन को प्रेस कर दोगे। तो यहाँ पर मेरा माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। इसका मतलब कि अब मैं इसके अंदर एसक्यूएल का कोड लिख सकता हूँ, यानी कि एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज कर सकता हूँ। तो एसक्यूएल का कोड स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। याद रहे, एसक्यूएल के अंदर जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखोगे तो उसे आप स्टेटमेंट ना बोलकर उसे कहोगे एसक्यूएल क्वेरी। तो ये जो एसक्यूएल की क्वेरीज होती है उनको याद करना होता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतना ही अच्छी तरीके से याद होगा। और एक बात कि इसकी जो ये क्वेरीज होती है उसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो। जनरली मैं एसक्यूएल की कोडिंग कैपिटल में ही राइट करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली क्वेरी लिखी हुई है क्रिएट डेटाबेस, यानी कि अगर मैं डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करना होगा, क्योंकि अगर डेटाबेस होगा ही नहीं तो मैं डेटा स्टोर कहाँ पर करूंगा। इस वजह से मैं सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करूंगा। तो मैं फिर से माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम मैंने लिखा डेमो और लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पर मैंने ये जो क्वेरी लिखी है तो उसके अंदर एसक्यूएल के कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पर कैपिटल में लिखा है ताकि ये पहचाना जा सके। और देखिए, जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा या फिर यहाँ से गो बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि डेमो नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि ऑलरेडी पहले से कुछ डेटाबेस बने हुए हैं। अब अगर मैं अपना एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ तो इस तरह से क्वेरी लिखकर कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर मेरा डेटाबेस सक्सेसफुली बन चुका है। तो आप इस पेज को इस तरह से रिफ्रेश करोगे, देखिए ये डेमो नाम का डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ये था एसक्यूएल का पहला स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट क्वेरी। आप एक और जगह पर भी डेटाबेस को देख सकते हो। मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो यहाँ देखिए डेटाबेस लिखा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर डेमो नाम से एक डेटाबेस तैयार है। अब अगर आप फिर से एसक्यूएल की कोई क्वेरी राइट करना चाहते हो तो आप एसक्यूएल पर क्लिक करोगे और यहाँ पर अपनी क्वेरी राइट करोगे। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा क्रिएट डेटाबेस डेमो, इस तरह से। तो ये मैंने एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज की मदद से इस सॉफ्टवेयर को, यानी कि माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे डेमो नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करके दो। तो यहाँ पर मैंने माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए एसक्यूएल का यूज किया, यानी कि एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि डेटा किस तरह से स्टोर करना है। तो ये सब चीजें आप माई एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर मैन्युअली भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर क्वेरी ना राइट करके यहाँ न्यू पर भी क्लिक कर सकता हूँ। और देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ डेटाबेस का नेम MyDB1 और इसके बाद अगर मैं क्रिएट बटन पर क्लिक करूँ तो MyDB1 से एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर MyDB1 से एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो अब मैंने यहाँ पर दो डेटाबेस बनाए, डेमो और MyDB1। अगर मैं इन डेटाबेस को डिलीट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल को ओपन करके इसके अंदर एक क्वेरी राइट करूँगा। मैंने लिखा ड्रॉप डेटाबेस डेमो, सेमीकोलन लगा के मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर। तो देखिए यहाँ से सक्सेसफुली डेमो नाम का डेटाबेस डिलीट हो चुका है। अगर मैं MyDB1 वाला डेटाबेस डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं फिर से एसक्यूएल को ओपन करूंगा और यहाँ पर क्वेरी लिखूंगा ड्रॉप डेटाबेस MyDB1 सेमीकोलन और कंट्रोल एंटर। देखिए वो वाला डेटाबेस भी डिलीट। तो ये जो मैं यहाँ पर क्वेरीज लिख रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, ये सब आपको इस नोट्स में मिल जाएगी।
इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गलती से डिलीट डेटाबेस डेमो राइट कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि डिलीट डेटाबेस नहीं होता, ड्रॉप डेटाबेस होता है। ठीक है, मैंने इसको सही कर दिया, ड्रॉप डेटाबेस डेमो। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर मैं डेटाबेस को क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने डेटाबेस का नेम लिखा MyDB। तो ये जो मैंने नेम लिखा MyDB, इसके बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया, अंडरस्कोर का यूज किया है। तो आपको इस तरह से लिखना होगा। अगर आप बीच में हाइफन लगाओगे तो ये एरर मिलेगा, आप बीच में सिंगल स्पेस दोगे तब भी आपको एरर मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन है आप अंडरस्कोर का यूज करोगे। ठीक है, मैंने इसको सेमीकोलन लगा के कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो इस नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो अभी हम जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं वो है MySQL डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको यहाँ पर समझाया था कि MySQL डेटाबेस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का है, RDBMS प्रोग्राम। यानी कि हम SQL की मदद से MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर करेंगे वो टेबल फॉर्मेट में स्टोर होगा। तो अगर डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है तो मुझे डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल भी क्रिएट करना होगा, ताकि उस टेबल के अंदर हम डेटा स्टोर कर सके। तो अब मैंने यहाँ पर ये जो MyDB के नाम से डेटाबेस क्रिएट किया है, इसके अंदर मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे पहले इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना होगा। तो MyDB के अंदर अगर मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर सीधे सीधे डेटाबेस का नेम लिख दूंगा और मुझे जितनी कॉलम्स चाहिए मैं यहाँ पर उतने नंबर्स लिख दूंगा और फिर गो बटन पर क्लिक कर दूंगा, तो डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप SQL के माध्यम से टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो आप SQL पर क्लिक करोगे और यहाँ पर टेबल क्रिएट करने वाली क्वेरी राइट करोगे। तो हम अभी SQL के बारे में पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम SQL की क्वेरी लिखकर डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे। तो इस MyDB के अंदर टेबल क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पर डेटाबेस का नेम देख लेना होगा। आपको यहाँ पर एक बार देखना होगा कि डेटाबेस MyDB सिलेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आप अपने बनाए हुए डेटाबेस पर क्लिक कर दोगे और फिर यहाँ से SQL को सिलेक्ट कर लोगे। अब टेबल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट टेबल और मैंने लिखा टेबल का नेम स्टूडेंट। तो मैंने स्टूडेंट नाम से यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया है। इसके बाद मैंने पैरेंथेसिस लगाया और लास्ट में सेमीकोलन। लेकिन सिर्फ इतना लिखने से हमारा टेबल क्रिएट नहीं होगा, हमें ये बताना होगा कि उस टेबल के अंदर हमें कितने कितने कॉलम्स चाहिए और किस नेम से चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर एंटर बटन को प्रेस किया और यहाँ पर मैं कॉलम्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कॉलम बनाऊंगा नेम नाम से, यानी कि मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए। अब देखिए, जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे और उसके अंदर आप कॉलम क्रिएट करोगे तो आपको ये भी डिफाइन करना होगा कि उस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉलम तैयार किया नेम, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा varchar। तो ये जो मैंने यहाँ पर varchar लिखा है ये एक डेटा टाइप है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये varchar यहाँ पर एक डेटा टाइप है, यानी कि ये जो नेम नाम से हमारी कॉलम बनेगी उसके अंदर स्टूडेंट का नेम होगा। और फिर मैं इस तरह से पैरेंथेसिस लगाकर यहाँ पर लिखूंगा कि उस नेम की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मैंने लिखा 25 और कॉमा, यानी कि मैं नेम नाम की कॉलम में जो भी स्टूडेंट का नाम इनपुट करूंगा उसकी मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर 25 होगी। यानी कि अगर अब मैंने 25 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नाम इनपुट किया तो एरर मिलेगी। और ये जो varchar डेटा टाइप है इसकी मैक्स लेंथ होती है 255, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 25 डिफाइन किया। ये जरूरत के मुताबिक आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो। अब है नेक्स्ट रोल नंबर। तो रोल नंबर के अंदर तो एक नंबर इनपुट होगा। तो अगर नंबर इनपुट हो रहा है तो इसके लिए डेटा टाइप होगा इंट, यानी कि ये जो इंटीजर डेटा टाइप है उसके द्वारा हम नंबर को इनपुट करवा सकते हैं। और नंबर की लेंथ मैंने यहाँ पर लिखी 5 और कॉमा। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मैंने लास्ट में लिखा ईमेल, यानी कि स्टूडेंट का ईमेल आईडी भी मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैंने डेटा टाइप डिफाइन किया varchar और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा 20। अब मुझे ईमेल के बाद कोई कॉलम क्रिएट नहीं करनी, तो मैं यहाँ पर इस तरह से कॉमा नहीं लिखूंगा, इसको ऐसा ही छोड़ दूंगा। तो देखिए, अब स्टूडेंट नाम से इस MyDB के अंदर एक टेबल क्रिएट होगा। उस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स होगी, नेम, रोल नंबर और ईमेल। नेम के अंदर मैंने varchar लिखा है, यानी कि varchar डेटा टाइप की मदद से हम एक स्ट्रिंग को इनपुट करवा सकते हैं। रोल नंबर के अंदर मैंने इंट डेटा टाइप का यूज किया है, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू, एक नंबर इनपुट करवा सकते हैं, यानी कि इंटीजर डेटा टाइप नंबर इनपुट करवाने के लिए होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है ईमेल और फिर से मैंने varchar डेटा टाइप का यूज किया है, क्योंकि ईमेल के अंदर भी तो एक स्ट्रिंग होती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाए। अब मैं यहाँ पर गो बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए, MyDB डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट हो गया है। मैंने इस स्टूडेंट पर यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं, नेम,
रोल नंबर और ईमेल। तो ये तो सिर्फ मैंने टेबल क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर MyDB के नाम से एक डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस के अंदर मैंने स्टूडेंट नाम से एक टेबल बनाया। अब मुझे इस टेबल के अंदर वैल्यूज भी तो इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से SQL पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एक क्वेरी लिखूंगा जिसके द्वारा हम उस टेबल में वैल्यूज को इनपुट करवा सके। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम, तो टेबल का नेम है स्टूडेंट और पैरेंथेसिस। और याद रहे यहाँ पर आपको सेमीकोलन से अभी टर्मिनेट नहीं करना है, इसके बाद भी हमें आगे लिखना है वैल्यूज। और फिर हमें ये डिफाइन करना है कि उसके अंदर यानी कि स्टूडेंट टेबल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होगी इस पैरेंथेसिस में, और लास्ट में होगा सेमीकोलन। तो आप याद करिए, स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने 3 कॉलम बनाए थे, नेम, रोल नंबर और ईमेल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टूडेंट टेबल के अंदर से उन 3 कॉलम्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब नेम के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, रोल नंबर के अंदर कौन सी, और ईमेल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, उन वैल्यूज को मैं यहाँ पर इस पैरेंथेसिस में लिखूंगा। तो नेम के अंदर मुझे स्टोर करना है मेरा नेम अर्सिल मलिक। तो देखिए ये नेम एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जब भी हम स्टोर करवाएंगे तो उसको डबल कोट के अंदर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा अर्सिल मलिक, उसके बाद मैंने लगाया कॉमा। अब है रोल नंबर, तो रोल नंबर एक इंटीजर है यानी कि मुझे एक नंबर स्टोर करवाना है। तो नंबर स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर लिख दूंगा, मैंने लिखा 15। और लास्ट में है ईमेल। तो याद कीजिए ईमेल का डेटा टाइप था वेरकेर, तो अगर वेरकेर डेटा टाइप था तो मुझे डबल कोट के अंदर लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा arsil123@gmail.com। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू की मदद से स्टूडेंट टेबल को सबसे पहले सिलेक्ट किया, उसके अंदर मैंने उन 3 कॉलम्स का नाम लिखा, और 3 कॉलम्स का नाम लिखने के बाद मैंने उन 3 कॉलम्स के अंदर उनके डेटा टाइप के मुताबिक वैल्यूज को इंसर्ट करवाया। आप इसको इस तरह से यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करके भी लिख सकते हो, इससे कोई एरर नहीं मिलेगी और इसकी रीडेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखने की, ये जो सेमीकोलन है वो आप लास्ट में लगाओगे, यहाँ नहीं लगाओगे इस तरह से, वरना एरर मिलेगी। अब मैं करता हूँ गो बटन पर क्लिक। मैंने किया यहाँ पर क्लिक, तो देखिए 1 रो इंसर्टेड। अब अगर आप उस डेटा को देखना चाहते हो तो आप स्टूडेंट टेबल पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखिए रोल नंबर, नेम और ईमेल, ये डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में अब तक आपने 3 बातें सीखी। डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करना है, डेटाबेस के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट करना है, और उस टेबल के अंदर वैल्यूज को किस तरह से इंसर्ट करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, टेबल का डेटा डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ पर टेबल पर क्लिक कर दिया, तो डेटा डिस्प्ले हो गया। लेकिन मैं SQL की क्वेरी लिखकर इस डेटा को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा सिलेक्ट, उसके बाद मैंने उस टेबल के किसी कॉलम का नेम लिखा, मैंने लिखा रोल नंबर फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट और सेमीकोलन। अब ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्वेरी लिखने के बाद अगर मैं गो पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या डिस्प्ले होगा, सिर्फ रोल नंबर डिस्प्ले हुआ, यानी कि इस स्टूडेंट टेबल के अंदर से सिर्फ रोल नंबर डिस्प्ले हुआ, क्योंकि मैंने लिखा था सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या होगा, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो नेम लिखा हुआ है वो डिस्प्ले होगा। अगर आप एक बार में एक से ज्यादा डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स का नेम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम रोल नंबर। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यानी कि गो बटन पर क्लिक करता हूँ तो नेम और रोल नंबर ये दोनों डिस्प्ले होगा। लेकिन आप अगर एक बार में टेबल के सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखोगे सिलेक्ट एस्ट्रिक का सिंबल फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर एस्ट्रिक का सिंबल लिखने से क्या होगा कि उस टेबल का सभी डेटा एक बार में डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने इतना लिखकर गो बटन पर क्लिक किया, तब देखिए नेम, रोल नंबर, ईमेल सब कुछ डिस्प्ले हो गया। अब मान लो कि इस टेबल का कोई डेटा आपको अपडेट करना है, जैसे कि ये रोल नंबर लिखा है 15, मुझे इसको अपडेट करके करना है 10, तो ये किस तरह से होगा, मैं उसकी क्वेरी लिखता हूँ। तो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा अपडेट, उसके बाद टेबल का नेम, तो टेबल का नेम है स्टूडेंट। फिर मैंने लिखा सेट रोल नंबर इक्वल टू, मैंने डबल कोट में लिखा 10 और सेमीकोलन। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, रोल नंबर तो एक इंटीजर वैल्यू है, तो फिर मैंने यहाँ पर 10 डबल कोट के अंदर क्यों लिखा। तो देखिए जब भी कोई डेटा टेबल के अंदर स्टोर हो जाता है उसके बाद वो टेबल उसे एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करता है। तो अगर आपको कोई डेटा अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल के अंदर, जो रोल नंबर है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो अभी फिलहाल रोल नंबर 15 था और इस क्वेरी के अंदर मैंने लिखा 10, तो क्या होगा, रोल नंबर वाली जो कॉलम है वो 10 से अपडेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पर गो बटन पर क्लिक किया और इस तरह से अलर्ट बॉक्स में आप ओके पर क्लिक करोगे
तो देखिए हमारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक किया तो देखिए रोल नंबर जो 15 था वो 10 हो चुका है। तो अब तक आपने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज सीखी है। आपने सबसे पहले सीखा कि डेटाबेस किस तरह से क्रिएट होता है। उसके बाद आपने देखा कि उस डेटाबेस को हम ड्रॉप यानी कि डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आपने डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना सीखा। उस टेबल के अंदर आपने वैल्यूज को इंसर्ट करना सीखा और फिर लास्ट में आपने सीखा कि हम टेबल के अंदर जो वैल्यूज है उनको अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। तो अब तक आपने एसक्यूएल के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज सीखी है। इसके बाद हम कंडीशन के बारे में देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्टूडेंट का डेटा इनपुट है। मैं काम करता हूँ यहाँ पर कुछ और वैल्यूज इंसर्ट कर देता हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इंसर्ट। एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप टेबल के ऊपर कोई टास्क कोई क्वेरी परफॉर्म करोगे तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखोगे कि क्या वो टेबल सिलेक्टेड है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माई डीबी डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, रोल नंबर और ईमेल। वैल्यूज पैरेंथेसिस के अंदर मैंने नेम लिखा मोंटू खान, रोल नंबर मैंने लिखा 8 और ईमेल में मैंने लिखा montu22@gmail.com और मैंने किया इस क्वेरी को गो। और अब मैं यहाँ पर एसक्यूएल की क्वेरी लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। तो क्या होगा कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जितना भी डेटा है सब डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने किया गो। देखिए अब यहाँ पर एक से ज्यादा रोज है। अब हम टेबल में कंडीशन किस तरह से लगाते हैं वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा अपडेट नेम फ्रॉम स्टूडेंट सेट, फिर मुझे कौन सी कॉलम को अपडेट करना है मैं उस कॉलम का नाम यहाँ पर लिखूंगा। मैंने लिखा नेम कॉलम और इसके अंदर मैंने असाइन करवाया दीपक और सेमीकोलन। तो अब इस क्वेरी को ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट टेबल के अंदर जो नेम कॉलम है उसमें ये वाला नेम यानी कि दीपक स्टोर हो जाना चाहिए। तो जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तब हमारा टेबल अपडेट हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी। मैंने किया इसको गो। ओके, देखिए यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो नेम वाली कॉलम थी उसमें दोनों नेम दीपक हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में हम कंडीशन का यूज करते हैं। कंडीशन का यूज करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से क्वेरी लिखता हूँ अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा अर्सिल। उसके बाद मैं लिखूंगा वेर रोल नंबर इक्वल टू 10। तो अब ये लाइन लिखने का मतलब क्या है, यानी कि स्टूडेंट टेबल के अंदर नेम वाली कॉलम अपडेट हो जाएगी लेकिन सभी नेम वाली कॉलम अपडेट नहीं होगी, सिर्फ वही कॉलम अपडेट होगी जिसका रोल नंबर होगा 10। मैंने लास्ट में किया सेमीकोलन। तो ये जो मैंने यहाँ पर वेयर लिखा है तो इसके द्वारा हम कंडीशन लगाते हैं। यानी कि जब मैं गो बटन पर क्लिक करूंगा तो जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 10 होगा सिर्फ उसी का नेम अर्सिल होगा। मैंने किया इसको गो। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर रोल नंबर है 10। तो मैंने वहां पर कंडीशन में लिखा था वेयर रोल नंबर इक्वल टू 10, यानी कि जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 10 होगा उसका नेम अपडेट हो जाएगा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी अर्सिल। तो वेयर का उपयोग करके आप कंडीशन लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अपडेट के अंदर ही वेयर का यूज करोगे। अगर आप कोई डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो, मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक यानी कि ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू दीपक और सेमीकोलन। तो देखिए अगर मैं सिर्फ इतनी क्वेरी लिख के इसको गो करता तो स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा यानी कि वो दोनों स्टूडेंट के डेटा डिस्प्ले हो जाते। लेकिन अब मैं अगर इसको इस तरह से लिखता हूं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू दीपक, तब क्या होगा कि ये सिर्फ उसी रो का डेटा डिस्प्ले करेगा जहां पर नेम होगा दीपक, यानी कि ये सिर्फ दीपक के लिए ही डेटा को डिस्प्ले करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर वेयर कंडीशन का यूज किया है और उसके अंदर मैंने लिखा है नेम इक्वल टू दीपक। मैंने इसको किया गो। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ उसी रो का डेटा डिस्प्ले हुआ जिसके नेम में लिखा हुआ था दीपक। तो इस तरह से आप वेयर कंडीशन को टेबल को अपडेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो और टेबल का डेटा डिस्प्ले करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हमने टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना भी सीख लिया और टेबल की वैल्यूज को अपडेट करना भी सीख लिया। ये सब आपको अच्छे से याद रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। इस वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स मिलेंगे वहां पर ये सब क्वेरीज लिखी हुई होगी। आप 1 बाय 1 सभी क्वेरीज को ट्राई करोगे क्योंकि आप एसक्यूएल में कमांड हासिल करना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और जितनी भी क्वेरीज है आपको उन क्वेरीज को याद करना होगा। अब देखिए यहाँ पर इस टेबल में से मैं चाहता हूँ कि ये जो अर्सिल वाली रो है इसका डेटा डिलीट हो जाए। तो मैं एसक्यूएल के अंदर क्वेरी लिखूंगा डिलीट
फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू अर्सिल और सेमीकोलन। तो ये क्वेरी लिखने से क्या होगा कि स्टूडेंट टेबल के अंदर से वो वाली रो डिलीट हो जाएगी जिसका नेम होगा अर्सिल। तो मैंने यहाँ पर गो पर क्लिक किया और ओके। अब मैं स्टूडेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देखिए वो रो डिलीट हो चुकी है जिसमें नेम था अर्सिल। तो यहाँ पर तो मैंने वेयर कंडीशन का यूज़ किया था, लेकिन अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, अगर इस तरह से मैं लिख कर गो पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि टेबल के अंदर से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। देखिए सब डेटा डिलीट हो गया। डेटा तो डिलीट हो गया लेकिन टेबल अभी भी मौजूद है। अगर मैं इस टेबल को ही डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कि ये जो स्टूडेंट नाम से मैंने टेबल क्रिएट किया है, मैं उस टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम यानी कि स्टूडेंट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट तो क्या होगा कि इस डेटाबेस के अंदर से स्टूडेंट नाम का टेबल ही ड्रॉप हो जाएगा। मैंने किया गो बटन पर क्लिक और ओके। देखिए यहाँ पर वो टेबल ही डिलीट हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज होती है इंसर्ट अपडेट डिलीट वो यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हम आगे की क्वेरीज देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने टेबल को डिलीट किया है तो मुझे टेबल को फिर से भी क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने लिखा क्रिएट टेबल और टेबल का नेम दिया EMP यानी कि एम्प्लॉय और पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं इस टेबल में ये डिफाइन करूंगा कि कितनी कितनी कॉलम्स होनी चाहिए और उनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले चाहिए ID जिसका डेटा टाइप होगा इंट और मैक्सिमम लेंथ होगी 5, कॉमा एम्प्लॉय नेम डेटा टाइप होगा वारकेर क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम वारकेर का यूज़ करते हैं, और इसकी लेंथ होगी 25। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा नंबर जिसका डेटा टाइप होगा इंट और लेंथ मैंने लिखी 5। बस इतना लिखने के बाद मैं टेबल को क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नाम से टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैंने वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब इसके अंदर कॉलम से ID एम्प्लॉय नेम और नंबर। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करूँगा। ID में मैं लिखता हूँ 111, नेम होगा हार्दिक और नंबर होगा 25 सेमीकोलन और गो। तो यहाँ पर एक डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं दूसरा डेटा इंसर्ट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा कि एक साथ एक से ज़्यादा एम्प्लॉय के डेटा को इंसर्ट कर दूंगा। देखिए वो कैसे होगा। मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, सबसे पहले ID फिर एम्प्लॉय नेम और उसके बाद नंबर। फिर मैंने यहाँ पर लिखा वैल्यूज़, ID होगी 112, एम्प्लॉय नेम होगा हुमायूं, नंबर होगा 96। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सेमीकोलन ना लगाकर कॉमा यूज़ करूँगा और एंटर। फिर मैं दूसरे एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट करूँगा। मैंने लिखा 112, कॉमा मोंटू, कॉमा 85। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि वैल्यूज़ के अंदर इस तरह से डेटा को इंसर्ट करवाया, फिर मैंने कॉमा से सेपरेट करके दूसरे एम्प्लॉय के डेटा को इंसर्ट करवाया। अब मैं यहाँ पर अगर फिर से एक बार और कॉमा का यूज़ करता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तब क्या होगा कि मैं तीसरे एम्प्लॉय का डेटा भी इंसर्ट करवा सकता हूँ। मैंने लिखा 114, इसके ऊपर मैं 113 कर देता हूँ। इसका नेम होगा अर्सिल, कॉमा 34। और अब मैं ये चाहता हूँ कि इन 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा इंसर्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं गो बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए एक साथ 3 रोज का डेटा इंसर्ट हो चुका है। मैंने किया एम्प्लॉय पर क्लिक, देखिए यहाँ पर। तो इस तरह से कॉमा से सेपरेट करके आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की डिटेल को अपने टेबल में इंसर्ट कर सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इस टेबल का डेटा डिस्प्ले करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर इस तरह से मैं लिख कर गो करूँगा तो टेबल का सभी डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिमिट 2 और फिर मैं इसको गो करता हूँ, तो देखिए टेबल के अंदर से सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ का डेटा ही डिस्प्ले हुआ। लेकिन इस टेबल में से जो ऊपर वाली 2 रोज थी उन एम्प्लॉयज़ का डेटा डिस्प्ले हुआ। अगर आप बॉटम वाले एम्प्लॉयज़ का डेटा डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ सॉर्टिंग वाला तरीका सीखना होगा, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह। तो अब हम वो भी देख लेते हैं। तो एसक्यूएल के अंदर आप स्ट्रिंग को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो और नंबर को भी आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं एसक्यूएल में क्वेरी लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद मैं यूज करूंगा ऑर्डर बाय क्वेरी का।
मैंने लिखा ऑर्डर बाय, यहाँ पर मैं उस कॉलम का नाम लिखूंगा जिसके अंदर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग पास करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा आईडी, और ये लिखकर इस तरह से मैं इसको रन करूंगा तो हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ DESC यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर और सेमीकोलन, तब क्या होगा कि पूरा एम्प्लॉय टेबल सिलेक्ट हो जाएगा, उसके अंदर से पूरा एम्प्लॉय टेबल तो डिस्प्ले होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है आईडी वाला कॉलम, जिसको मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाय कर दिया है डिसेंडिंग, यानी कि इस आईडी वाले कॉलम में मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर पास किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप देखिए क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आईडी वाले में मैंने पास किया था डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हुआ है। ठीक इसी तरह आप स्ट्रिंग वाले कॉलम में भी असेंडिंग या डिसेंडिंग पास कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर SQL के अंदर क्वेरी राइट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, और फिर मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय। अब मैं वो वाली कॉलम सिलेक्ट करता हूँ जिसके अंदर स्ट्रिंग डेटा है, यानी कि एम्प्लॉय नेम, और इसमें मैंने पास किया असेंडिंग। तो अब क्या होगा कि टेबल का जो डेटा है वो अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करके उसमें असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई किया है। मैं इसको गो करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले हुआ, यानी कि सबसे पहले वो नेम डिस्प्ले हुआ जिसके अंदर A है। तो अभी कुछ देर पहले हमने लिमिट क्वेरी का यूज किया था, जिससे क्या होता था कि टॉप वाली 2 रोज डिस्प्ले होती थी। तो अब तो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों करना सीख लिया है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज करके हम उस टेबल की बॉटम वाली 2 रोज को डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर मैंने लिखा ऑर्डर बाय, मैंने आईडी कॉलम को सिलेक्ट किया और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। तो इतना लिखने से क्या होगा, वो जो टेबल है उसका डेटा डिस्प्ले होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि लास्ट वाली जो 2 रोज थी वो ऊपर आ जाएगी। लेकिन इसको डिस्प्ले करने से पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लिमिट 2 और सेमीकोलन। अब ये लॉजिक समझिए। तो देखिए ये लिखने से क्या होगा कि टेबल के अंदर का सारा डेटा तो डिस्प्ले होगा, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। अब डिसेंडिंग का मतलब है कि नीचे वाली दोनों रोज ऊपर की तरफ सेट हो जाएगी। और इसको प्रिंट करवाने से पहले मैंने लिख दिया लिमिट 2। तो मैंने यहाँ पर लॉजिक का यूज करके किसी तरह से नीचे वाली रोज को ऊपर की तरफ ले गया और फिर उनको डिस्प्ले करवा दिया। मैंने किया गो बटन पर क्लिक, तो देखिए बॉटम वाली दोनों रोज इस तरह से डिस्प्ले हो गई। अब देखिए मैं इस टेबल पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इसका सभी डेटा एक बार में डिस्प्ले हो गया। अब अगर आपसे कोई कहता है कि इसका लास्ट डेटा यानी कि लास्ट रो वाला डेटा सिर्फ इसको ही डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय, मैंने आईडी वाली कॉलम को सिलेक्ट कर दिया और इसमें लगा दिया डिसेंडिंग। तो ये कंप्लीट टेबल अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। और फिर मैंने यहाँ पर लिमिट पास की 1, तो ये लिखने से क्या होगा कि टेबल का सभी डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा इस तरह से। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट 1, यानी कि सिर्फ ये वाला एक ही रो डिस्प्ले होगी। अब मैं करता हूँ इसको गो, तो देखिए जो लास्ट वाली रो थी वो यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले हो गई। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये जितने भी नंबर्स है, मैं इन नंबर्स का सम डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर SQL क्वेरी लिखूंगा सिलेक्ट और उसके बाद मैं सम फॉर्मूला का यूज करूंगा सम, और इसके अंदर मैं लिखूंगा उस कॉलम का नाम यानी कि नंबर, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम टेबल का नेम EMP और सेमीकोलन। तो देखिए ये क्वेरी लिखने के बाद मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा कि तो नंबर कॉलम के अंदर जितना भी डेटा है उनका सम डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने किया गो, तो यहाँ पर रिजल्ट मिला 240। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसके अंदर कितने एम्प्लॉयज है। ये आपसे काउंट करने को कहा जाए तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करोगे? नहीं, आप ऐसी क्वेरी लिखोगे जिससे एक बार में ये डिस्प्ले हो जाए कि इस टेबल के अंदर कितने एम्प्लॉयज है। तो मैंने SQL पर क्लिक किया, सिलेक्ट काउंट। अब मैं उस कॉलम का नाम लिखता हूं जिसका डेटा मुझे काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा कि एम्प्लॉय नेम वाली जो कॉलम है उसके अंदर जितना भी डेटा है यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज का डेटा उसका नंबर काउंट होकर डिस्प्ले होगा। मैंने किया गो, तो देखिए काउंट में डिस्प्ले हुआ 4, यानी कि एम्प्लॉय नेम के अंदर 4 एम्प्लॉयज है, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस में हम बैकअप किस तरह से रेडी रखते हैं। अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे डेटाबेस में से टेबल डिलीट हो गया तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर डेटाबेस पर क्लिक किया, तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से गो बटन पर क्लिक करके इस डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लूँगा। तो देखिए यहाँ से MyDB वाला जो डेटाबेस था वो एक्सपोर्ट हो चुका है।
तो देखिए अब यहाँ पर इस डेटाबेस का मेरे पास एक बैकअप है, यानी कि इसके अंदर से अगर मैं टेबल को डिलीट भी कर देता हूँ फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको फिर से इंपोर्ट कर सकता हूँ। देखिए मैं इस टेबल को डिलीट कर रहा हूँ, तो डेटाबेस के अंदर से टेबल डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम EMP सेमीकोलन, और मैंने यहाँ पर गो बटन पर क्लिक कर दिया। ओके, तो अब देखिए यहाँ से MyDB डेटाबेस के अंदर से वो टेबल डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इंपोर्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से चूज फाइल कर लेता हूँ, और जिस जगह पर वो SQL की फाइल एक्सपोर्ट हुई होगी मैं वहाँ से उसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये है वो फाइल, इस पर मैंने क्लिक करके ओपन बटन पर क्लिक किया और फिर मैंने कर दिया गो। तो देखिए गो बटन पर क्लिक करते ही डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय नाम का टेबल इंपोर्ट हो गया और सारे रिकॉर्ड्स भी वापस आ गए। तो इस तरह से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। एटलीस्ट आप एक बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रैक्टिस जरूर करोगे, ताकि फ्यूचर में आपके कुछ जरूरी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाए तो आप उसको फिर से इंपोर्ट कर सको। अब यहाँ पर टेबल तो बन के रेडी है, लेकिन आप चाहते हो कि इस टेबल में एक और कॉलम ऐड करना या फिर 2 कॉलम ऐड करना, जितने भी, तो आप किस तरह से ऐड करोगे? तो इसके लिए आप यहाँ पर स्ट्रक्चर पे क्लिक करोगे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड करता हूँ। तो देखिए आपको जितनी भी कॉलम ऐड करनी है आप उतना नंबर यहाँ पर लिखोगे। तो मुझे एक ही कॉलम ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1। अब वो कॉलम मुझे कहाँ पर ऐड करनी है, यानी ID के बाद, एम्प्लॉय नेम के बाद या फिर नंबर के बाद, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। अगर वो कॉलम मुझे सबसे पहले रखनी है तो मैं ऐड बिगिनिंग ऑफ टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम हो नंबर के बाद, तो मैंने यहाँ से नंबर को सिलेक्ट करके गो कर दिया। अब यहाँ पर उस कॉलम का नेम क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा, मैं वो सब डिफाइन करूंगा। तो कॉलम का नेम होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये कॉलम मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है, इसलिए मैं यहाँ से कोई भी डेटा टाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया वारकर, इसकी लेंथ होगी 10 और फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पर सेव। तो देखिए नंबर के बाद यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो गई जिसका नेम है एक्स्ट्रा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP सेमीकोलन, मैंने किया गो, तो देखिए यहाँ पर एक और कॉलम है एक्स्ट्रा नाम से, जिसके अंदर अभी कुछ भी डेटा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो कॉलम मैंने बनाई है इसको डिलीट कर दो, तो आप 2 तरीके से इस कॉलम को डिलीट कर सकते हो। एक तो SQL के अंदर क्वेरी लिखकर डिलीट कर सकते हो, और दूसरा तरीका है स्ट्रक्चर पर क्लिक करोगे और यहाँ से एक्स्ट्रा को सिलेक्ट करके यहाँ ड्रॉप पर क्लिक कर दोगे और ओके। तो देखिए वो कॉलम डिलीट हो गई। अब हम वेयर के रिस्पेक्ट में ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेटर्स की एक लिस्ट तैयार की है, हम ये वाले ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। और इसके लिए मैंने क्या किया, एक न्यू टेबल भी क्रिएट कर लिया है प्रोडक्ट के नाम से, जिसके अंदर ये कुछ प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस है। मैं इस टेबल पर ऐसी क्वेरीज परफॉर्म करूंगा जिसके अंदर ये वाले ऑपरेटर्स यूज हो। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नेम है प्रोडक्ट वेयर। अब इस टेबल में 2 कॉलम्स है, एक है ब्रांड और दूसरी है प्राइस। ब्रांड के अंदर सब ब्रांड्स लिखी हुई है, HP, डेल, लिनोवो वगैरह, और प्राइस के अंदर उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर प्राइस इक्वल टू 85,000 सेमीकोलन। तो देखिए ये ऑपरेटर तो आप पहले से जानते हो, यानी कि ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है यहाँ पर, इसका यूज तो आपने पहले भी किया हुआ है। फिर भी मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इक्वल टू 85,000। तो क्या होगा, वो वाला प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा जिसकी प्राइस 85,000 होगी। मैंने यहाँ पर किया गो, तो एप्पल का प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हुआ क्योंकि इसकी प्राइस थी 85,000। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस ग्रेटर देन 50,000, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो वो वाले प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे जिसकी प्राइस 50,000 से ज्यादा है। मैंने किया गो, तो देखिए ये 3 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुए, और ऐसे प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए जिनकी प्राइस 50,000 से ज्यादा थी। अब मैं इस टेबल पर एक बार क्लिक करता हूँ। आप देखिए इसमें एक प्रोडक्ट ऐसा भी है जिसकी प्राइस 50,000 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन 50,000 जरूर थी, ये डेल। तो ये अभी वहां पर डिस्प्ले नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने क्वेरी परफॉर्म की थी 50,000 से ज्यादा। तो अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट्स देखना चाहता हूँ जिनकी प्राइस 50,000 हो या फिर 50,000 से ज्यादा हो, तो मैं यहाँ पर SQL में लिखूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। तो ये वाली क्वेरी लिखने से क्या होगा कि 50,000 से ज्यादा के जो प्रोडक्ट्स है वो तो डिस्प्ले होंगे, लेकिन जिसकी प्राइस
50,000 है वो खुद भी डिस्प्ले होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर का। तो पहले वहां पर 3 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे थे, अब 4 प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे। मैंने किया गो, देखिए यहाँ पर 50,000 से ज्यादा वाले भी डिस्प्ले हुए और जिसका 50,000 प्राइस था वो भी डिस्प्ले हुआ। तो ये था ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस स्मॉलर देन 40,000 और सेमीकोलन, तो वैसे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे जिनकी प्राइस 40,000 से कम है। मैंने किया गो, तो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि ये जो टेबल है इसके अंदर कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जिसकी प्राइस 40,000 से कम हो। अब मैं फिर से एसक्यूएल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस स्मॉलर देन इक्वल टू, मैंने लिखा 65,000 और सेमीकोलन। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो वैसे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे जिनकी प्राइस 65,000 है या फिर 65,000 से कम है। मैंने किया गो, तो देखिए 4 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुए, इसमें से एक प्रोडक्ट की प्राइस थी 65,000 और बाकी के जो प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइस 65,000 से कम थी। तो इस तरह से हम स्मॉलर देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब देखते हैं इज नॉट इक्वल वाला। मैंने एसक्यूएल पर क्लिक किया और यहाँ लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज नॉट इक्वल 50,000। तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल का यूज करने से क्या होगा कि वो वाला प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होगा जिसकी प्राइस 50,000 है, उसके अलावा सब डिस्प्ले होंगे। मैंने किया गो, तो देखिए सभी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुए, सिर्फ वो डिस्प्ले नहीं हुआ जिसकी प्राइस 50,000 थी। तो इस तरह से हम इज नॉट इक्वल का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि बिटवीन का यूज किस तरह से किया जाता है। तो देखिए आपको उस टेबल से ऐसे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाने हैं जिनकी प्राइस 50,000 से लेकर 70,000 तक हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस बिटवीन 50,000 एंड 70,000। तो यहाँ पर मैंने बिटवीन का यूज किया है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो वो वाले प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे जिनकी प्राइस 50,000 से 70,000 के बीच में है। मैंने किया गो, तो देखिए 3 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुए जिनकी प्राइस 50,000 से 70,000 तक की थी। अब देखते हैं कि इनका यूज कहाँ पर करना है। मैं यहाँ पर एसक्यूएल में लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इन। अब मैं यहाँ पर इन के पैरेंथेसिस में जितने प्राइसेस लिखूंगा मुझे उस प्राइस के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 47,000, 70,000, 85,000 और मैंने किया इसको गो। तब देखिए मैंने इन के अंदर जितनी भी प्राइसेस लिखी थी मुझे वो वाले प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हुए। अब हम देखते हैं कि एंड और नॉट इन तीनों ऑपरेटर्स का यूज आप वेयर के साथ किस तरह से कर सकते हो। अब हम वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक न्यू टेबल क्रिएट किया है जिसका नेम है डेमो और इसके अंदर 2 कॉलम्स है, नेम और नंबर। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जिस मोन्टू का नंबर 5 है उसका डेटा प्रिंट हो। तो देखिए मैं एसक्यूएल में लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो वेयर नेम इक्वल टू मोन्टू। अगर मैं सिर्फ इतना लिखकर इस क्वेरी को रन करूंगा तो दोनों रिकॉर्ड्स प्रिंट होंगे, क्योंकि उस टेबल में सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स है और दोनों के नेम की वैल्यू है मोन्टू। लेकिन मुझे सिर्फ उस मोन्टू का रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है जिसका नंबर 5 है। तो यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा वेयर नेम इक्वल टू मोन्टू एंड नंबर इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। अब क्या होगा कि जिसका नेम मोन्टू होगा एंड नंबर 5 होगा, सिर्फ उसका डेटा डिस्प्ले होगा। तो मैंने ये लिखकर किया गो। तो देखिए उस मोन्टू का डेटा डिस्प्ले हुआ जिसके नंबर की वैल्यू थी 5। तो इसको डिस्प्ले करने के बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं, जरूरी नहीं कि ये एक ही तरीका है। आप इसी चीज को किसी और तरीके से भी कर सकते थे। तो अब हम यहाँ से और ऑपरेटर का यूज देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मोन्टू या दीपक इन दोनों में से किसी एक बंदे का डेटा डिस्प्ले हो, तो जो भी अवेलेबल होगा उसका डेटा डिस्प्ले होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर मोन्टू है लेकिन दीपक नहीं है। अब मैं यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी में लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो वेयर नेम इक्वल टू दीपक और नेम इक्वल टू मोन्टू सेमीकोलन। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेरी लिखी है उसमें क्या है कि नेम इक्वल टू दीपक और नेम इक्वल टू मोन्टू, इन दोनों में से जिस बंदे का डेटा अवेलेबल होगा उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने किया गो। तो देखिए मोन्टू का डेटा डिस्प्ले हो गया। अब हम देखते हैं नॉट। अब मैं ये चाहता हूँ कि नंबर 5 के अलावा सबका डेटा डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो
वेयर नंबर इक्वल टू 5। अगर मैं इस वक्त इसको रन करूं तो नंबर 5 वाला डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि नंबर 5 के अलावा जो रिकॉर्ड्स है उनका डेटा डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेयर नॉट। अब क्या होगा कि सिर्फ नंबर 5 वाला डेटा डिस्प्ले नहीं होगा, उसके अलावा जो भी होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने इसको किया गो, तो देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। तो इस तरह से हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये आप इज नॉट इक्वल ऑपरेटर से भी कर सकते थे, लेकिन आपको जो तरीका अच्छा लगता है अब वो यूज कर सकते हो। अब देखिए हम डुप्लीकेट डेटाओं की सॉर्टिंग किस तरह से करते हैं। जैसे कि इस टेबल में 2 बार नेम है मोंटू, मैंने एसक्यूएल पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं क्वेरी लिखता हूँ सिलेक्ट नेम फ्रॉम डेमो। लेकिन इसको रन करने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिखने से क्या होगा कि नेम वाली कॉलम में जितना भी डुप्लीकेट डेटा है, यानी कि इस कॉलम में 2 बार मोंटू है तो सिर्फ एक बार ही मोंटू प्रिंट होगा। मैंने किया गो, देखिए सिर्फ एक बार प्रिंट हुआ। मान लो कि अगर इस टेबल में दीपक लिखा हुआ होता 4 बार या फिर दूसरा कोई नेम होता 1 से ज्यादा बार, तो वो भी सिर्फ एक बार ही प्रिंट होता, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटाओं की सॉर्टिंग कर दी है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया था, इसके अंदर यहाँ पर आईडी है। मैं ये चाहता हूँ कि हार्दिक के अलावा जितने भी एम्प्लॉयज है इन सब की आईडी अपडेट हो जाए। अगर आप इसको बना सकते हो तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसको खुद से बनाने का ट्राई करो। तो अगर आपने स्क्रीन पॉज करके इसको बनाने का ट्राई किया और आपसे बन गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर नहीं बना तो देखिए मैं किस तरह से बनाता हूँ। मैंने एसक्यूएल पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट टेबल का नाम EMP सेट ID इक्वल टू 100। तो इतना लिखने से क्या होगा कि EMP टेबल के अंदर जो ID है वो सबकी 100 से अपडेट हो जाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस एम्प्लॉय का नेम हार्दिक है उसकी ID अपडेट नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू हार्दिक और इसके आगे मैं यूज करूंगा नॉट ऑपरेटर का। तो अब क्या होगा कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर सभी एम्प्लॉयज की ID 100 से अपडेट हो जाएगी सिवाय उसके जिसका नेम है हार्दिक। मैंने किया गो, तो देखिए इस टेबल के अंदर यहाँ पर ID अपडेट हो चुकी है, लेकिन हार्दिक की ID वही पुरानी है। अब जानिए कि SQL में हम लाइक का यूज किस तरह से करते हैं। जैसे कि आपको कोई डेटा फाइंड करना है तो आप लाइक का यूज करोगे। तो लाइक में आप जो वैल्यूज यूज करोगे वो इस तरह के कुछ पैटर्न में होगा। यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में जो PDF नोट मैंने प्रोवाइड की है उसमें मिल जाएगा। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप इस टेबल को देखो, मैं ऐसे टेबल का डेटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ जिसके फर्स्ट प्लेस पे S लिखा हुआ हो। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसके फर्स्ट प्लेस पे S हो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम ये वाली लाइक का यूज करेंगे। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इस टेबल का नाम है प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर ब्रांड लाइक। अब यहाँ मैं लिखता हूँ S और परसेंटेज सेमीकोलन। तो यहाँ पर मैंने S के बाद परसेंटेज लगाया है। तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर है देखिए एट फर्स्ट पोजीशन, यानी कि अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन को चेक करना है तो मैं कैरेक्टर के बाद परसेंटेज का सिंबल यूज करूंगा। अगर मुझे लास्ट पोजीशन के लिए चेक करना होता तो मैं क्या करता, पहले परसेंटेज का सिंबल लिखता, उसके बाद में मैं S लिखता। लेकिन मुझे फर्स्ट प्लेस के लिए चेक करना है तो मैंने S और परसेंटेज का यूज किया और मैंने किया इस क्वेरी को गो। तो देखिए यहाँ पर सैमसंग प्रिंट हुआ क्योंकि इसमें सबसे पहले होता है S। अब मुझे ऐसा प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है जिसके लास्ट में E हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर ब्रांड लाइक। मैंने यहाँ पर लिखा परसेंटेज E, यानी कि लास्ट में E हो। मैंने किया गो, तो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ एप्पल। देखिए यहाँ पर लास्ट में E है। अब आप चाहते हो कि आपने जिस कैरेक्टर को फाइंड किया है वो आपकी लिस्ट में किसी भी प्लेस पर हो, वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर ब्रांड लाइक। अगर मैंने यहाँ पर A लिखकर इसके लास्ट में और इसके पहले परसेंटेज यूज किया तो क्या होगा कि उस लिस्ट में से जितने भी ब्रांड्स के अंदर E यूज हुआ होगा उसका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने किया इसको गो, तो देखिए जितने भी ब्रांड्स में A का यूज हुआ है वो वाला डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। फिर चाहे वो A कहीं पर भी हो, फर्स्ट में, लास्ट में या मिडल में कहीं पर। तो इस तरह से प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैरेक्टर के आगे और पीछे परसेंटेज का सिंबल यूज करते हैं। अब यहाँ से अगर आप सेकंड पोजीशन को टारगेट करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि जिसके सेकंड पोजीशन पर C हो,
सिर्फ वो डेटा डिस्प्ले हो, तो आप यहाँ पर उसको इस तरह से टारगेट करोगे, जैसे कि मैंने ये लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर ब्रांड लाइक। तो सेकंड पोजीशन के लिए यहाँ पर है अंडरस्कोर, उसके बाद कैरेक्टर जिसको आप फाइंड करना चाहते हो, और फिर परसेंटेज। तो मैं सी के लिए फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा अंडरस्कोर सी परसेंटेज और सेमीकोलन। अब ऐसा ब्रांड डिस्प्ले होगा जिसके नेम में सेकंड पोजीशन पर सी होगा। मैंने किया गो, तो देखिए ऐसा डिस्प्ले हुआ क्योंकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर सी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जिसके फर्स्ट प्लेस पर एस हो और लास्ट प्लेस पर जी हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला तरीका, यानी कि मैं सबसे पहले फर्स्ट प्लेस वाला कैरेक्टर लिखूंगा, फिर परसेंटेज का सिंबल, और फिर लास्ट प्लेस वाला कैरेक्टर होगा। तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल में लिखता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर ब्रांड लाइक। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट प्लेस पर एस हो, परसेंटेज लास्ट प्लेस पर जी हो। तो ये लिखने का मतलब है कि वो वाला ब्रांड जिसकी शुरुआत एस से होगी और एंडिंग जी से होगा, उसका डेटा डिस्प्ले हो। तो मैंने किया गो, तो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ सैमसंग। मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर जो क्वेरीज लिखी हुई है, आप उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए कोडिंग में हम क्या करते हैं कि लॉजिक यूज करते हैं, लेकिन ये है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पर कोई लॉजिक यूज नहीं करते, यहाँ पर क्वेरीज होती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही क्वेरीज अच्छे से याद हो जाएगी। तो आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आई होप कि यहाँ तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैं यहाँ से MyDB के अंदर एक न्यू टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं SQL के अंदर क्वेरी लिखूंगा क्रिएट टेबल। टेबल का नेम मैंने दिया टैब 1, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर इस टेबल में 2 कॉलम्स बनाना चाहता हूँ। पहले होगा रोल नंबर और इसका टाइप होगा इंट। मैंने इसकी लेंथ डिफाइन की 5, और इसके बाद मैंने लिखा नेम जिसका टाइप होगा varchar। इसकी लेंथ मैंने डिफाइन की 25। बस मुझे इस टेबल में सिर्फ 2 कॉलम चाहिए। इतना लिखने के बाद मैं गो कर दूंगा। अब देखिए मैं इस टैब 1 नाम के टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू टैब 1, और फिर इस टैब 1 के अंदर फिलहाल 2 कॉलम्स है, रोल नंबर और नेम। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ नेम। रोल नंबर वाली कॉलम को मैंने स्किप कर दिया, और इसके अंदर मैं वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा अर्सिल। तो देखिए इस टेबल में 2 कॉलम्स थी, लेकिन मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट करके उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया। अब मैं करता हूँ गो। डेटा तो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब देखिए उस टेबल में क्या हुआ होगा। मैंने टैब 1 पर क्लिक किया, तो देखिए जो रोल नंबर वाली कॉलम थी उसके अंदर नल आ गया, और जो नेम था उसके अंदर वो नेम इंसर्ट हो गया जो मैंने अभी वहां पर क्वेरी में लिखा था। तो नल का मतलब होता है एम्प्टी, यानी ये एम्प्टी इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने रोल नंबर वाली कॉलम को वहां पर सिलेक्ट नहीं किया था। अब अगर आप चाहते हो कि कॉलम नेम एम्प्टी होने पर नल वैल्यू ना जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि जब आप टेबल क्रिएट करोगे उस वक्त आप नल को डिसेबल कर दोगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस टैब 1 वाले टेबल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने क्रिएट किया था। अब मैं इसी टेबल को फिर से बनाऊंगा, लेकिन नल वैल्यू को डिसेबल करके। मैंने सबसे पहले MyDB डेटाबेस पर क्लिक किया और यहाँ से टैब 1 को ड्रॉप कर दिया, और SQL के अंदर मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल टैब 1, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा रोल नंबर, और इसका टाइप होगा इंट। मैंने लेंथ डिफाइन की 5। अब मैं क्या करूंगा कि रोल नंबर के अंदर नल को डिसेबल कर दूंगा। तो नल को डिसेबल करने के लिए हम लिखते हैं नॉट नल। अब अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट ना करवाऊं तब भी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नल नहीं जाएगा। और इसके बाद मैंने लिखा नेम varchar और लेंथ 25, और फिर मैंने कर दिया गो। अब मैं उसके अंदर डेटा इंसर्ट करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू टैब 1। मैं सिर्फ एक कॉलम को सिलेक्ट करूँगा नेम, जिसके अंदर वैल्यूज होगी अर्सिल। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने रोल नंबर वाली कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने क्या किया, टेबल क्रिएट करते वक्त रोल नंबर वाली कॉलम में नल को डिसेबल कर दिया। अब मैं करता हूँ इसको गो, और अब हम टेबल देखते हैं। तो देखिए रोल नंबर वाली कॉलम में पहले नल आ रहा था, लेकिन अब 0 आया क्योंकि मैंने यहाँ से नल को डिसेबल कर दिया है। तो जब भी आप किसी कॉलम का नल डिसेबल कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें 0 स्टोर होगा।
अब आप इस बात को ध्यान से समझिए कि हम किसी कॉलम का नल डिसेबल क्यों करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं इस टेबल को फिर से ड्रॉप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से इस टेबल को ड्रॉप कर दिया। अब मैंने नल को डिसेबल क्यों किया था वो रीज़न समझिए। मैंने लिखा क्रिएट टेबल टैब 1 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रोल नंबर इंट साइज 5। देखिए मैंने यहाँ से किया नॉट नल, यानी नल को मैंने डिसेबल कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट लिखने का मतलब ये है कि इस कॉलम के अंदर ऑटोमेटिक डेटा इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इस बात को समझिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा नेम वारकेर, मैं ऊपर कॉमा लगा देता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा कि मैं सिर्फ इस नेम वाली कॉलम में डेटा इंसर्ट करूंगा और रोल नंबर वाली कॉलम में डेटा इंसर्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट लिखने की वजह से रोल नंबर वाली कॉलम में ऑटोमेटिक डेटा इंसर्ट होता जाएगा, क्योंकि इस कॉलम को मैंने ऑटो इंक्रीमेंट मोड में सेट किया है। और जब भी आप ऑटो इंक्रीमेंट मोड में सेट करोगे तो सबसे पहले उसका नल डिसेबल कर दोगे। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसमें 1 ऐड होगा, फिर दूसरी बार इसमें 2 ऐड होगा और इस तरह से ये ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा जब भी मैं इस नेम के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करूंगा। तो जब भी आप ऑटो इंक्रीमेंट करोगे उस वक्त आप क्या करोगे कि जिस कॉलम को आपने ऑटो इंक्रीमेंट किया है उसमें प्राइमरी की सेट कर दोगे। अब प्राइमरी की सेट क्यों करते हैं इसको समझिए। जैसे कि अगर यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट में फर्स्ट टाइम इस कॉलम में ऐड होगा 1, फिर सेकंड टाइम 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा। तो अगर आप चाहते हो कि जो नंबर पहले ऐड हो चुका है वो रिपीट ना हो, यानी कि दोबारा फिर से 1 या 2 ऐड ना हो, एक नंबर सिर्फ एक बार ही इंसर्ट हो, वो फिर से रिपीट ना हो, तो ये करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉमा लगाओगे और लास्ट में लिखोगे प्राइमरी की और इसके पैरेंथेसिस में आप उस कॉलम का नाम लिख दोगे जिसके अंदर आपने ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया है। तो मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर। अब क्या होगा कि रोल नंबर वाली कॉलम में जितना भी डेटा आएगा 1 2 3 4 वो बार बार रिपीट नहीं होगा और ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब ये टेबल क्रिएट होने के बाद मैंने कोई ऐसी क्वेरी परफॉर्म की जिसके अंदर से मैंने रोल नंबर 4 का डेटा डिलीट कर दिया और फिर फ्यूचर में मैं जब भी इसके अंदर डेटा इंसर्ट करूंगा उसके बाद भी 4 नंबर तो इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको प्राइमरी की के अंदर सेट किया है। तो अब मैं यहाँ पर इस टेबल को क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए मैं आपको डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है टैब 1 और अभी भी मैं सिर्फ नेम वाली कॉलम को ही सिलेक्ट करूँगा। मैंने लिखा वैल्यूज़ और इसके अंदर वैल्यू जाएगी अर्सिल। अगर मैं एक से ज़्यादा नेम स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और फिर लिखूंगा मोंटू, हुमायूं और लास्ट में सेमीकोलन। अब क्या होगा कि ये तीनों नेम्स इस नेम वाली कॉलम में स्टोर हो जाएंगे और इन सब के लिए रोल नंबर भी अलग अलग होगा। मैंने किया गो। अब आप इस टेबल को देखिए, जो अर्सिल नाम का स्टूडेंट है उसका रोल नंबर है 1, फिर 2 और लास्ट में 3। तो ये करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले रोल नंबर की नल वैल्यू को डिसेबल कर दिया, उसके बाद मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। ऑटो इंक्रीमेंट करने से क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले 1 फिर 2 उसके बाद 3 इस तरह से इंक्रीमेंट होता जाएगा। और मैं चाहता था कि एक ही नंबर बार बार रिपीट ना हो, तो मैंने रोल नंबर वाली कॉलम को लास्ट में प्राइमरी की के अंदर सेट कर दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रोल नंबर 3 वाले स्टूडेंट को डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको किया डिलीट। अब मैं फिर से एक डेटा इंसर्ट करता हूँ। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टैब 1 नेम वैल्यूज़ और वैल्यूज़ में मैंने लिखा दीपक और सेमीकोलन। अब मैं करता हूँ इस क्वेरी को गो। अब इस टेबल को आप देखिए, यहाँ पर रोल नंबर 3 मैंने डिलीट किया था और जो नया स्टूडेंट ऐड हुआ उसका रोल नंबर है 4, यानी कि एक वैल्यू डिलीट होने के बाद भी वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ से मैंने रोल नंबर 3 को डिलीट कर दिया था और उसके बाद मैंने दीपक को ऐड किया तो उसके रोल नंबर की वैल्यू भी अलग होगी। अगर मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया होता और फिर मैंने 3 नंबर वाले स्टूडेंट को डिलीट करके नया स्टूडेंट ऐड किया होता तो यहाँ पर फिर से 3 आता। अब देखिए ये टेबल तो यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एसक्यूएल के माध्यम से कोई ऐसी क्वेरी लिखूँ कि एक नया कॉलम में ऐड कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर एसक्यूएल पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिखा ऑल्टर। यहाँ पर मैंने ऑल्टर इस वजह से लिखा क्योंकि मैं उस टेबल के अंदर यानी कि टैब 1 के अंदर एक कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल टैब 1, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा ऐड और कॉलम। अगर आप किसी कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखोगे ड्रॉप, लेकिन मैं फिलहाल ऐड करना चाहता हूँ। और मैंने लिखा ग्रेड जिसका टाइप होगा वारकेर और 2। मैंने सेमीकोलन लगा कर गो कर दिया।
अब मैं स्टेप 1 पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ग्रेड नाम से एक न्यू कॉलम ऐड हो चुकी है और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो ग्रेड नाम से एक न्यू कॉलम ऐड हो चुकी है। तो अब मान लो कि मुझे ये नेम वाली कॉलम को यहाँ से ड्रॉप करना है, तो मैं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना चाहूँ तो यहाँ पर सिंपली ड्रॉप पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। लेकिन मैं एसक्यूएल में क्वेरी लिखकर नेम कॉलम को ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल पर क्लिक करके लिखूंगा ऑल्टर टेबल टैब 1, फिर मैंने लिखा ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम मैंने लगाया सेमीकोलन और गो ओके। तो उस टेबल में नेम नाम से जो कॉलम बनी हुई थी वो ड्रॉप हो चुकी है। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर पे क्लिक किया। अब देखिए अब सिर्फ 2 कॉलम है, रोल नंबर और ग्रेड। अब मान लो कि आपको किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, जैसे ये ग्रेड वाली कॉलम का डेटा टाइप इस वक्त है varchar, मुझे इसको इंटीजर बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल पर क्लिक करके यहाँ पर लिखूंगा ऑल्टर टेबल टैब 1 और यहाँ पर मैं लिखूंगा मॉडिफाई कॉलम, उस कॉलम का नेम यानी कि ग्रेड। अभी उसका डेटा टाइप varchar है, मुझे करना है इंटीजर में कन्वर्ट, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंट और साइज में मैं लिख दूंगा 5 और सेमीकोलन लगाकर गो। अब मैं करता हूँ स्ट्रक्चर पर क्लिक, तो देखिए यहाँ पर पहले varchar लिखा हुआ था लेकिन अब यहाँ पर हो चुका है इंट। तो इस तरह से आप एसक्यूएल के माध्यम से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से करना चाहो तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज, आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे और इसके अंदर से यहाँ से डेटा टाइप चेंज कर दोगे। तो जो भी तरीका आपको आसान लगता है आप वो कर सकते हो। अब देखते हैं कि एसक्यूएल में आप कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह से पास करोगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह से आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करते हो यानी कि इफ एल्स, ठीक उसी तरह से एसक्यूएल में आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी पास कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट नाम से एक टेबल है जिसके अंदर अलग अलग ब्रांड्स है और उनकी प्राइस है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस 80,000 से ज्यादा हो उसको डिस्प्ले करते वक्त नोटिस आए आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट, और जिसकी प्राइस 40 से 50,000 तक है उसमें नोटिस आए गुड प्रोडक्ट, और जिसकी प्राइस 50 से 80,000 तक है उसमें नोटिस डिस्प्ले हो एक्सीलेंट प्रोडक्ट। तो इस तरह से अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए मैं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एसक्यूएल में क्वेरी राइट करता हूँ, सिलेक्ट, उसके बाद एस्ट्रिक का सिंबल, फिर आप कॉमा लगाओगे और कॉमा के बाद आप लिखोगे केस, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप व्हेन लिखकर कंडीशन डिफाइन करोगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जिस प्रोडक्ट की प्राइस 81,000 से ज्यादा हो उसमें डिस्प्ले होना चाहिए आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्राइस ग्रेटर देन 81,000, देन डिस्प्ले होना चाहिए आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर कॉमा या सेमीकोलन कुछ भी यूज नहीं करोगे। मैंने प्रेस किया एंटर। यहाँ पर मैं दूसरी कंडीशन डिफाइन करूंगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा व्हेन प्राइस बिटवीन 51,000 एंड 80,000, देन डिस्प्ले होना चाहिए एक्सीलेंट प्रोडक्ट। फिर मैंने प्रेस किया एंटर और मैंने एक और कंडीशन डिफाइन की, मैंने लिखा व्हेन प्राइस बिटवीन 41,000 एंड 50,000, देन डिस्प्ले होना चाहिए गुड प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो कंडीशंस लिखी है, मैंने यहाँ पर कहीं भी कॉमा या सेमीकोलन यूज नहीं किया, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। और फिर आपको ये भी डिफाइन करना होगा कि ये जो मैसेज है आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट, एक्सीलेंट, गुड, ये किस कॉलम में डिस्प्ले होगा। तो मुझे उस कॉलम को भी यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं डायनेमिकली एक कॉलम क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पर लिखा एंड एस, कॉलम का नेम होगा क्वालिटी। अब यहाँ पर मैंने सभी कॉलम को तो सिलेक्ट कर लिया है एस्ट्रिक का सिंबल लगाकर, लेकिन मैंने ये नहीं डिफाइन किया कि ये कौन सा टेबल है, तो मुझे टेबल को भी तो सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने लिखा फ्रॉम प्रोडक्ट और सेमीकोलन। तो अब फाइनली यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट टेबल के अंदर से सभी कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे और जिस तरह से मैंने यहाँ पर कंडीशन डिफाइन की है उस हिसाब से एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा जिसका नेम होगा क्वालिटी, और क्वालिटी कॉलम के अंदर इस कंडीशन के मुताबिक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने किया यहाँ से गो। तब देखिए यहाँ पर क्वालिटी नाम से एक न्यू कॉलम क्रिएट हो गई डायनेमिकली, और एप्पल की प्रोडक्ट में क्वालिटी डिस्प्ले हुई आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट। ठीक इसी तरह से सैमसंग और लिनोवो, इन दोनों में डिस्प्ले हुआ एक्सीलेंट प्रोडक्ट और बाकी के प्रोडक्ट्स में डिस्प्ले हुआ गुड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एप्पल में आउटस्टैंडिंग इस वजह से डिस्प्ले हुआ क्योंकि इसकी प्राइस 85,000 है, और मैंने अभी कंडीशन में डिफाइन किया था कि जिसकी प्राइस 81,000 से ज्यादा हो उसमें आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो एप्पल की प्राइस 81,000 से ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पर आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ। तो फाइनली मैंने जिस तरह से कंडीशन डिफाइन की थी
उस हिसाब से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज क्वालिटी डिस्प्ले हो गई। अब देखिए मैं वापस से एम्प्लॉय टेबल में आ जाता हूँ और यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ है। मैं ऐसे एम्प्लॉय को डिस्प्ले करना चाहता हूँ जिसका नंबर सबसे कम है। तो मैं एसक्यूएल में क्वेरी राइट करूँगा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय वाला टेबल है इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉय नेम वाली कॉलम में है। इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, फिर मैंने कॉमा लगाकर मेन मेथड का यूज़ किया और इसके अंदर पास किया नंबर को, क्योंकि नंबर वाली कॉलम में ही हमारे एम्प्लॉयज़ के नंबर है और मुझे वो वाला एम्प्लॉय देखना है जिसका उस टेबल में मिनिमम नंबर है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि उस एम्प्लॉय का नेम तो डिस्प्ले होगा जिसका मिनिमम नंबर है, लेकिन उसका नंबर डिस्प्ले करने के लिए भी मैं क्या करूँगा, डायनेमिकली एक कॉलम क्रिएट कर लूँगा। तो मैंने लिखा एज लोअर, मैंने लोअर नाम से कॉलम क्रिएट की और फिर मैंने टेबल सिलेक्ट किया फ्रॉम एम्प्लॉय। अब क्या होगा, एम्प्लॉय नाम के टेबल में से वो एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट होगा जिसका नंबर मिनिमम है और उसका जो नंबर है यानी कि मिनिमम नंबर, उसको मैंने डायनेमिकली एक लोअर नाम से कॉलम क्रिएट की और उसके अंदर डिस्प्ले करवाया। अब मैं इस क्वेरी को गो करता हूँ, तब देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हुआ हार्दिक और लोअर नाम से यहाँ पर आप एक कॉलम देख सकते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है 25। मैं एम्प्लॉय टेबल पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इस पूरे टेबल में सबसे लोअर जो बंदा था वो था हार्दिक। तो यहाँ तक मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया आप नोट्स में देखकर उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करोगे। ये सब कुछ आपको नोट्स के साथ मिलने वाला है। अब हम कॉन्केट मेथड का यूज देखते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक डेटा नाम से टेबल क्रिएट किया है जिसमें क्रिकेटर्स के कुछ रिकॉर्ड्स है। मैं यहाँ पर एसक्यूएल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कॉन्केट मेथड का यूज हम किस तरह से करते हैं। लेकिन मैं आपको कॉन्केट मेथड का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊँ, आप समझ लीजिए कि ये होता क्या है। देखिए मैं यहाँ पर नोटपैड में आपको समझाता हूँ। इस वक्त डेटा टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं। अब इन रिकॉर्ड्स को मुझे कुछ इस तरह से डिस्प्ले करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा धोनी, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कॉमा लिखकर आए इंडिया, फिर उसके रन्स और रिकॉर्ड्स कुछ इस तरह से हो और लास्ट में उसकी आईपीएल की टीम का नाम। तो मैं चाहता हूँ कि एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जिसके अंदर ये रिकॉर्ड्स इस तरह से कॉमा से सेपरेट होकर डिस्प्ले हो, यानी कि ये तमाम रिकॉर्ड्स एक सिंगल कॉलम के अंदर हो। तो ये मैं किस तरह से करूँगा इसको देखिए। एसक्यूएल के अंदर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट कॉनकैट, फिर मैं उन कॉलम्स का नाम लिखूंगा। अगर आपको कॉलम्स का नाम याद नहीं कि कब कौन सी कॉलम है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ राइट साइड में सबसे पहले है प्लेयर नेम, उसके बाद मैंने लिखा टीम, फिर रन्स, उसके बाद विकेट्स और लास्ट में मैंने लिखा आईपीएल। लेकिन यहाँ पर मैंने जो कॉमा का यूज़ किया है ये तो एसक्यूएल की क्वेरी के लिए है। इन रिकॉर्ड्स के बीच में अगर मुझे कॉमा का यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, कॉन्केट मेथड के अंदर जिस जगह पर भी कॉमा है वहाँ पर मैं सिंगल कोट का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं इस तरह से स्पेस देकर कॉमा लिखूंगा और जहाँ पर सिंगल कोट खत्म होगा मैं वहाँ पर इसको कॉन्केटिनेट करने के लिए एक और कॉमा लगाऊंगा। तब आप इसको ध्यान से देखिए, प्लेयर नेम है कॉमा, सिंगल कोट के अंदर स्पेस के साथ एक और कॉमा है और फिर उसको कॉन्केटिनेट करने के लिए लास्ट में एक और कॉमा है। तो ये काम मुझे हर जगह करना है। मैं यहाँ पर भी सिंगल कोट का यूज़ करूँगा, कॉमा और यहाँ पर भी कॉमा, ठीक इस तरह से यहाँ भी कॉमा और लास्ट में यहाँ पर भी कॉमा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी रिकॉर्ड्स है वो एक न्यू कॉलम में ऐड हो, यानी कि मुझे डायनेमिकली एक न्यू कॉलम क्रिएट करनी होगी। तो मैंने लिखा एज रिकॉर्ड्स और लास्ट में मुझे ये बताना होगा कि ये कौन से टेबल का डेटा है। तो मैंने लिखा फ्रॉम डेटा, यानी कि टेबल का नाम ही है डेटा, सेमीकोलन। अब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके इस क्वेरी को रन करूंगा। तो देखिए जितने भी रिकॉर्ड्स थे, क्या हुआ, रिकॉर्ड नाम की एक कॉलम क्रिएट हुई और उसके अंदर इस तरह से स्टोर हो गए, यानी कि प्लेयर का नेम, फिर कॉमा, उसकी टीम का नेम, रन्स, विकेट्स। तो आप इस तरह से कॉन्केट मेथड का यूज करके रिकॉर्ड्स के बीच में कॉमा या कोई और सिंबल लगाकर उसे कॉन्केटिनेट कर सकते हो। तो अब आप इस टेबल में देखना चाहते हो कि जितने भी प्लेयर्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से है सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो। तो ये किस तरह से होगा इसको देखिए। यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा वेयर टीम। अब मैंने जैसा कि आपको बताया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के प्लेयर्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इन मेथड का और इसके अंदर मैं उन टीम्स का नेम लिखूंगा जिसके रिकॉर्ड्स मुझे देखने हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा इंडिया, उसके बाद लिखा ऑस्ट्रेलिया। अगर आप और भी किसी टीम के रिकॉर्ड्स देखना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉमा लगाकर उस टीम का नाम लिख दोगे और मैंने लगाया सेमीकोलन और गो। तो देखिए
उन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से थे। अब अगर आप देखना चाहते हो कि सभी टीम के प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो लेकिन सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले ना हो, तो आप लिखोगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेटा वेयर टीम इन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले ना हो, इनके अलावा सब डिस्प्ले हो। तो मैं क्या करूंगा, इन से पहले यहां पर यूज करूंगा नॉट का और फिर मैं करूंगा गो। तब देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अलावा जितने भी प्लेयर्स थे यानी कि जितनी भी टीम्स थी उनके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए। अब देखिए मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स का नेम है ये वाला डेटा एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय नेम वाली कॉलम में कॉपी पेस्ट हो जाए, यानी कि मैं एक टेबल के डेटा को दूसरे टेबल में कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इंसर्ट इनटू EMP, यानी कि एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय नेम वाली कॉलम में मैं डेटा इंसर्ट करना चाहता हूं। कौन सा डेटा? अब मैं उस टेबल को सिलेक्ट करूंगा। मैंने लिखा सिलेक्ट प्लेयर नेम फ्रॉम डेटा, यानी डेटा नाम का टेबल, सेमीकोलन। तो अब क्या होगा कि डेटा नाम के टेबल में जो प्लेयर नेम वाली कॉलम के अंदर प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं वो प्लेयर नेम्स एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नेम वाली कॉलम में कॉपी हो जाएंगे। मैंने किया गो, देखिए 6 रोज इंसर्टेड। अब मैं देखता हूँ एम्प्लॉय टेबल में डेटा कॉपी हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नेम वाली कॉलम में क्रिकेट प्लेयर्स का नेम कॉपी हो गए। तो हम इस तरह से एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में कॉपी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टेबल रिलेशन। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि मेरे डेटाबेस में 2 टेबल है, एडमिशन और फी। ये दोनों ही टेबल किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए है। तो देखिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट का नेम, मैंने लिखा अर्सिल मलिक, और फी वाले टेबल में मैं लिखता हूँ फी 1000। तो अब देखिए यहाँ पर फी है वो अलग टेबल में है और स्टूडेंट नेम ये एक अलग टेबल में है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन किसी एक स्टूडेंट से रिलेटेड ही है, यानी कि ये जो 1000 फी है वो अर्सिल मलिक की है? इस बात का अंदाजा हम कैसे लगाएंगे? तो इसी वजह से हम टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं टेक्निकली यहाँ पर इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर दूं तो टेक्निकली ये साबित हो जाएगा कि ये वाली फीस इस स्टूडेंट के लिए है। तो देखिए एडमिशन वाले टेबल में अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर, और रोल नंबर मैंने डिफाइन किया 1, और फीस वाले टेबल में मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर और इसके अंदर भी मैंने लिख दिया 1। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो फी है वो इस स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का रोल नंबर है 1। तो जब भी आपको एक से ज्यादा टेबल के बीच रिलेशन बनाना हो तो आपको उन सभी टेबल्स में ऐसा कॉलम क्रिएट करना होगा जो उन टेबल्स में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पर 2 टेबल के बीच में मुझे रिलेशन बनाना है, तो मैंने इन दोनों टेबल में ऐसा कॉलम क्रिएट किया है जो दोनों के बीच में कॉमन है, यानी कि इन दोनों में सेम है। तो इसी बात का फायदा उठाकर मैं इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशन बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर चेंज कर देता हूँ, मैंने लिखा 8। अब मैं अगर रिलेशन बनाना चाहूँ ये तब भी रिलेशन बनेगा क्योंकि दोनों में रोल नंबर कॉलम है। बस ये मान लिया जाएगा कि ये जो 1000 फी है वो अर्सिल मलिक की नहीं है, वो किसी और स्टूडेंट की है जिसका रोल नंबर है 8। तो रिलेशन तो अब भी बनेगा। तो अब रिलेटेड टेबल पर काम करने के लिए आप जॉइन ऑपरेशन का यूज करोगे। तो जॉइन ऑपरेशंस का काम है रिलेटेड टेबल को एक साथ ज्वाइन करके आउटपुट प्रेजेंट करना। तो ज्वाइन ऑपरेशन से 2 टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए भी सबसे पहले आपको उन दोनों टेबल में सेम नाम से कॉलम तो क्रिएट करनी ही होगी, जैसे कि यहाँ पर की है मैंने। एसक्यूएल में अलग अलग प्रकार के ज्वाइन ऑपरेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं इनर ज्वाइन, उसके बाद राइट ज्वाइन, फिर लेफ्ट ज्वाइन, उसके बाद फुल ज्वाइन और लास्ट में सेल्फ ज्वाइन। तो इस तरह अलग अलग प्रकार से हम ज्वाइन ऑपरेशंस का यूज करते हैं। तो ये अलग अलग ज्वाइन ऑपरेशंस है, लेकिन ये सभी ऑपरेशंस अलग अलग केस में अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल होते हैं। जब आप प्रैक्टिकली इस पर वर्क करोगे उस वक्त आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कहाँ पर कौन सा ज्वाइन ऑपरेशन यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने 2 टेबल क्रिएट किए हैं, एडमिशन जिसके अंदर रोल नंबर है और स्टूडेंट के नेम है, और दूसरा टेबल है फी के नाम से जिसके अंदर रोल नंबर है और फी है। यानी कि इन दोनों टेबल के अंदर रोल नंबर वाली कॉलम सेम है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों टेबल्स के बीच में हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं जिनका रोल नंबर है 1 2 3 4 5, और इस टेबल में भी रोल नंबर 1 2 3 4 5 है और उनके लिए अलग अलग फीस है। अब मैं एसक्यूएल में लिखता हूँ सिलेक्ट, मैंने लिखा एडमिशन डॉट
नेम, यानी कि मैंने एडमिशन टेबल के अंदर से नेम वाली कॉलम को सिलेक्ट किया और कॉमा लगाकर मैंने लिखा फी डॉट फी, यानी कि फी वाले टेबल में से मैंने फीस को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं लिखता हूँ फ्रॉम एडमिशन। अब यहाँ पर मैंने फ्रॉम एडमिशन क्यों लिखा ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। इसके बाद मैं लिखता हूँ इनर जॉइन, और इनर जॉइन में मैंने लिखा फी। तो अब इन दोनों लाइन का मतलब समझिए, मैंने लिखा फ्रॉम एडमिशन इनर जॉइन फी, यानी कि मैंने एडमिशन टेबल के अंदर फी वाले टेबल को ज्वाइन कर दिया। अगर आप फी वाले टेबल में एडमिशन टेबल को ज्वाइन करना चाहते तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते फी और नीचे की तरफ यहाँ पर लिखते एडमिशन। तो उससे क्या होता कि फी वाले टेबल में एडमिशन टेबल ऐड हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पर एडमिशन के अंदर फी को ज्वाइन कर दिया। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, मैंने ये वाला किया। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने लिखा ऑन, और यहाँ पर मैं कंडीशन डिफाइन करूंगा। मैंने लिखा एडमिशन टेबल के अंदर जो रोल नंबर वाली कॉलम है वो इक्वल टू फी टेबल के अंदर जो रोल नंबर वाली कॉलम है वो। तो अब ये लाइन लिखने से क्या होगा, तो एडमिशन टेबल में से वो रोल नंबर आएगा और फी टेबल के अंदर से वो रोल नंबर आएगा जो इन दोनों टेबल्स में रोल नंबर 1 2 3 4 5 एक दूसरे से मैच करते होंगे। यानी कि अगर एडमिशन टेबल के अंदर रोल नंबर 2 पर लिखा है मोन्टू, तो फी टेबल के अंदर रोल नंबर 2 के ऊपर जो फी लिखी हुई है वो फी किसकी होगी, मोन्टू की। अब मैंने इतना लिखकर इसको किया गो। तब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट मिला, यानी एडमिशन टेबल में रोल नंबर 1 पर लिखा हुआ था अर्सिल और फी वाले टेबल में रोल नंबर 1 पर फी लिखी हुई थी 2500। तो ये फी किसकी मानी जाएगी, अर्सिल की। ठीक इसी तरह से एडमिशन टेबल में रोल नंबर 2 पर लिखा हुआ था मोन्टू और फी वाले टेबल पर रोल नंबर 2 की फी लिखी हुई थी 3000 रुपीज, तो ये वाली फी मोन्टू की होगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इनर जॉइन का यूज करके रिलेशन क्रिएट किया। अब मैं काम करता हूँ, ये जो फी वाला टेबल है इसके अंदर से रोल नंबर 5 वाली एंट्री डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा डिलीट फ्रॉम फी वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5। तो क्या होगा कि रोल नंबर 5 की एंट्री डिलीट हो जाएगी फी टेबल के अंदर से। मैंने किया गो, ओके। अब देखिए फी वाले टेबल में हमारे पास 4 एंट्री है रोल नंबर 1 2 3 4 के लिए, लेकिन ये जो एडमिशन वाला टेबल है इसके अंदर अभी भी 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर है। अब ये मैंने क्यों किया ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मैं आपको लेफ्ट जॉइन दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट एडमिशन टेबल के अंदर से नेम और फी टेबल के अंदर से फी, फिर मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम एडमिशन और मैंने लिखा लेफ्ट जॉइन और उसके बाद मैंने लिखा फी। तो अब यहाँ पर लेफ्ट जॉइन के ऊपर लिखा हुआ है एडमिशन, यानी कि फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है उसको लेफ्ट टेबल माना जाएगा और लेफ्ट जॉइन के बाद जिस टेबल का नेम लिखा हुआ है उसको राइट टेबल माना जाएगा। पहले हमने देखा था इनर जॉइन के साथ, लेकिन अब हम देख रहे हैं लेफ्ट जॉइन। तो यहाँ पर जो एडमिशन टेबल है वो लेफ्ट टेबल है और फी वाला टेबल राइट टेबल है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा ऑन और कंडीशन डिफाइन की एडमिशन के अंदर से रोल नंबर इक्वल टू फी के अंदर से रोल नंबर सेमीकोलन। जब मैं इस क्वेरी को फायर करूंगा उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने कुछ देर पहले फी टेबल के अंदर से रोल नंबर 5 का डेटा डिलीट किया था। तो वो मैंने क्यों किया था, जब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने किया गो, देखिए यहाँ पर लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आया, लेकिन राइट टेबल में यानी कि फी वाले टेबल में सिर्फ वही डेटा आया जो इससे मैच कर रहा था। यानी कि ये जो 5th स्टूडेंट है आमिर, इसकी फीस को मैंने फी टेबल के अंदर से डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पर राइट टेबल के अंदर वैल्यू आई नल और राइट टेबल में सिर्फ वही वैल्यू डिस्प्ले हो रही है जिसका डेटा यानी कि जिसका रोल नंबर इस लेफ्ट वाले टेबल से मैच कर रहा था। जो मैच नहीं हुआ उसमें नल आया। अब मैं आपको राइट जॉइन का यूज दिखाता हूँ। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको लेफ्ट जॉइन की जगह पर राइट जॉइन लिखना होगा। मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट एडमिशन डॉट नेम कॉमा फी डॉट फी फ्रॉम एडमिशन और यहाँ पर मैंने लिखा राइट जॉइन और राइट जॉइन में मैंने लिखा फी और फिर मैंने कंडीशन लिखी ऑन एडमिशन के अंदर से रोल नंबर इक्वल टू फी टेबल के अंदर से रोल नंबर। तो देखिए इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैं करता हूँ गो। तो यहाँ पर देखिए एडमिशन टेबल के अंदर ये 4 स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट हुए और फी वाले टेबल में जो राइट साइड पर है उसके अंदर भी इन्हीं स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले हुआ। तो अब यहाँ पर एडमिशन टेबल के अंदर एक और स्टूडेंट है जिसका नेम था आमिर, लेकिन उसकी फी वाली कॉलम को हमने डिलीट कर दिया था तो वो यहाँ पर डिस्प्ले भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ जिनके रोल नंबर्स मैच कर रहे थे। अब फुल जॉइन के बारे में आप एक बात जान लो।
अभी हम यूज़ कर रहे हैं MySQL RDBMS सॉफ्टवेयर। तो ये जो MySQL RDBMS है, इसके अंदर फुल जॉइन सपोर्ट नहीं है, यानी कि ये फुल जॉइन वाला क्वेरी हम इसमें नहीं लिख सकते। अगर आप फुल जॉइन वाली क्वेरी परफॉर्म करना ही चाहते हो तो आप क्या करोगे, Oracle RDBMS सॉफ्टवेयर का या फिर MySQL सर्वर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस वक्त हम पढ़ रहे हैं MySQL RDBMS सॉफ्टवेयर, तो इसके अंदर तो फुल जॉइन सपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ नोटपैड के अंदर मैंने क्वेरी लिख कर रखी है फुल जॉइन वाली। आप इस क्वेरी को अगर Oracle या किसी और सॉफ्टवेयर में ट्राई करोगे तो वो रन हो जाएगी। वैसे ये सारा कोड और क्वेरीज आपके नोट्स में भी डिफाइन है, लेकिन फुल जॉइन से होता क्या है ये डाउट मैं आपका क्लियर जरूर करवाऊंगा। देखिए, फुल जॉइन से क्या होता है कि जब भी आप फुल जॉइन का यूज़ करोगे तो जो मैच करेगा वो दिखेगा, यानी कि अगर लेफ्ट वाला डेटा मैच नहीं किया तो लेफ्ट में आएगा नल, और अगर राइट वाला डेटा मैच नहीं किया तो राइट में आएगा नल, और अगर दोनों ही मैच नहीं किया तो दोनों में आएगा नल। बस ये है फुल जॉइन का यूज़। अब हम देखते हैं सेल्फ जॉइन। तो इससे पहले हमने जितने भी जॉइन देखे उसमें क्या था कि एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ हम जॉइन करते थे, लेकिन सेल्फ जॉइन में क्या है कि एक ही टेबल के अंदर जो कॉलम्स है उन कॉलम्स को ही हम आपस में ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेंबर्स नाम से एक टेबल क्रिएट किया है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर है मेंबर आईडी, फिर मेंबर नेम और फिर रिलेटेड आईडी। अब देखिए, साहिल की मेंबर आईडी है 1, दर्शन की मेंबर आईडी है 2। इस तरह से सभी मेंबर्स की कुछ ना कुछ मेंबर आईडी है। अब मान लो कि कोई मेंबर किसी दूसरे मेंबर से रिलेटेड हो, जैसे कि कोई 2 मेंबर्स ब्रदर्स हो या फिर एक ही टीम के मेंबर्स हो, कुछ भी किसी भी तरह से वो। तो देखिए, यहाँ पर जो साहिल है उसकी रिलेटेड आईडी में लिखा हुआ है 5। तो 5 किसकी मेंबर आईडी है? यहाँ पर राहुल की मेंबर आईडी है। तो इसका मतलब साहिल और राहुल ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक ऐसे ही राहुल की रिलेटेड आईडी है 3। तो 3 किसकी मेंबर आईडी है? विकास की। तो अब राहुल और विकास ये दोनों भी आपस में किसी तरह से रिलेटेड है। अब देखिए, डेटाबेस में तो ये इस तरह से स्टोर होगा, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल तो तब होता जब साहिल की रिलेटेड आईडी में लिखा हुआ होता राहुल, राहुल की रिलेटेड आईडी में होता विकास। तो जब यहाँ पर रिलेटेड मेंबर्स के नाम लिखे हुए होते उस वक्त ये मीनिंगफुल होता, ताकि उसको देखकर कोई भी इजीली समझ सके कि कौन सा मेंबर किससे रिलेटेड है। लेकिन अब क्या होता है कि डेटाबेस में डेटाओं को स्टोर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी को मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से डेटा स्टोर करने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में सिक्योरिटी का लॉजिक भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो अब मैं ऐसा आउटपुट देखना चाहता हूँ जहाँ पर लेफ्ट साइड में मेंबर्स के नेम हो और राइट साइड में उन मेंबर्स से कौन कौन दूसरे मेंबर रिलेटेड है उनके नेम्स हो। तब जरा आप सोचो कि यहाँ पर पहले से इस तरह से नेम्स लिखे हुए होते तो कोई भी इसको देखकर इजीली समझ सकता था कि कौन लोग एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन इस टेबल के डेटा को कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस तरह से स्टोर किया गया है। तो अब मैं आउटपुट में ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि कौन लोग एक दूसरे से रिलेटेड है, उनके नेम्स डिस्प्ले होने चाहिए। तो सेल्फ जॉइन का यूज हम कब करते हैं? जब एक ही टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स को आपस में जोड़कर किसी प्रकार का रिजल्ट डिस्प्ले करना हो, उस वक्त हम सेल्फ जॉइन का यूज करते हैं। और हाँ, जिस जगह पर एक से ज्यादा टेबल है आप वहां पर सेल्फ जॉइन यूज नहीं कर सकते, आपको ये बात भी याद रखनी है। तो देखिए, अब मैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट, उसके बाद मैं यहाँ पर एस्ट्रिक का सिंबल नहीं लगाऊंगा, मैं एंटर प्रेस करूंगा और लिखूंगा फ्रॉम उस टेबल का नेम मेंबर्स। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि सेल्फ जॉइन का यूज हम एक ही टेबल में कॉलम्स को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। तो अगर मुझे इस मेंबर टेबल की कॉलम्स को जोड़ना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस मेंबर टेबल को 2 भाग में डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ एज ए, तो क्या होगा कि इस टेबल का एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट हो जाएगा। और फिर ये क्वेरी है सेल्फ जॉइन के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर सेल्फ जॉइन लिखूंगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर लिखूंगा इनर जॉइन, इनर जॉइन, और सेम टेबल का नेम मेंबर्स और उसका एक डुप्लीकेट टेबल। तो यहाँ पर सेल्फ जॉइन नाम से कोई कीवर्ड नहीं होता, ये बस एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर सेल्फ जॉइन करने के लिए मैंने क्या किया है कि टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और फिर मैंने इनर जॉइन के माध्यम से भी यहाँ पर टेबल की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा लेफ्ट टेबल होगा ये वाला और राइट टेबल होगा ये। तो अब आप लेफ्ट टेबल को ए के नाम से जानोगे और राइट टेबल को बी के नाम से जानोगे। तो यही है सेल्फ जॉइन का टेक्निक। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ a डॉट मेंबर नेम। तो यहाँ पर कौन सा कॉलम एक्सेस होगा?
जो मेंबर टेबल के अंदर यानी कि ए टेबल के अंदर मेंबर नेम वाले कॉलम में जो मेंबर्स के नेम लिखे हुए हैं वो वाला कॉलम। अब अगर इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पर एस का यूज करूं और लिख दूं मेंबर नेम, तो जब भी आप किसी कॉलम नाम के बाद एस का यूज करोगे और फिर आप कुछ लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम का एक डुप्लीकेट नेम क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप टेबल के नेम के बाद एस लगाकर कुछ लिखोगे तो टेबल का एक डुप्लीकेट नेम क्रिएट होगा। यानी कि ये एस अगर आप कॉलम के नेम के बाद लगाओगे तो एक डुप्लीकेट कॉलम क्रिएट होगा, और अगर आप टेबल नेम के बाद लगाओगे तो एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी के अंदर से मेंबर नेम वाला कॉलम और इस तरह से लिखता हूँ एस रिलेटेड आईडी, तो देखिए यहाँ पर मैंने टेबल ए के अंदर से मेंबर नेम को एक्सेस किया और एक कॉलम क्रिएट किया मेंबर नेम के नाम से, और फिर मैंने टेबल बी के अंदर फिर से मेंबर नेम को एक्सेस किया और एक कॉलम क्रिएट किया रिलेटेड आईडी के नाम से। अब हमें टेबल में डेटा किस तरह से डिस्प्ले होकर मिलेगा कि लेफ्ट साइड पर होगा मेंबर नेम और राइट साइड के कॉलम्स में होगा उन मेंबर्स से कौन से मेंबर रिलेटेड है उसका डेटा हमें डिस्प्ले होगा। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट में होंगे मेंबर्स और राइट साइड में उनकी रिलेटेड आईडी होने के बजाय उनके रिलेटेड आईडी के जो नेम्स है वो होंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ ऑन टेबल ए के अंदर जो मेंबर आईडी है इक्वल टू टेबल बी की रिलेटेड आईडी, यानी कि जो भी मेंबर्स एक दूसरे से रिलेटेड है वो इस टेबल में डिस्प्ले हो जाएंगे। अब देखिए मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 4 मेंबर्स के नेम डिस्प्ले हुए जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड थे, जैसे कि राहुल के रिलेटेड में था साहिल, आमिर के रिलेटेड में था दर्शन। तो इस तरह से ये टेबल डिस्प्ले हुआ। कुछ देर पहले आपने उस मेंबर टेबल्स में देखा था कि यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए थे जो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन मैंने क्या किया सेल्फ जॉइन का कॉन्सेप्ट यूज करके उन नंबर्स की जगह पर उनके नेम्स को ही डिस्प्ले करवा दिया जो रिलेटेड थे। तो आई होप कि आपको सेल्फ जॉइन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स है और उनके कोर्स है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं BCA और MCA के कोर्स को मैंने ऐड किया है। तो ये टेबल मैंने इस वजह से बनाया है क्योंकि मैं आपको ग्रुप बाय का यूज दिखाना चाहता हूँ। अब ग्रुप बाय क्या होता है जब आप इसका एक एग्जांपल देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट, यानी मैंने स्टूडेंट नाम के टेबल में से कोर्स वाली कॉलम को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पर लिखा ग्रुप बाय कोर्स। तो इस टेबल में कितने कोर्सेज है BCA और MCA, उनका एक ग्रुप बन जाएगा। देखिए मैं इसको करता हूँ गो, तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में कोर्स वाली कॉलम पर ग्रुप बाय अप्लाई करने से हुआ ये कि इसमें 3 बार BCA था और 2 बार MCA था। तो क्या हुआ कि उनका एक ग्रुप बन गया, यानी कि एक से ज्यादा बार अगर BCA था और एक से ज्यादा बार अगर MCA था तो वो सिर्फ सिंगल डेटा में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखने को मिला कि इस टेबल में 2 कोर्सेज है BCA और MCA। अब कितने बच्चों ने BCA लिया है और कितने बच्चों ने MCA लिया है, यानी कि वो जो 3 बार BCA और 2 बार MCA था ग्रुप बाय करने से हुआ ये कि वो सिंगल डेटा में कन्वर्ट हो गया। और हमें सिर्फ इतना पता चला कि इस टेबल में 2 कोर्सेज है। अब अगर आप ये भी देखना चाहते हो कि BCA कितनी बार है और MCA कितनी बार है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्वेरी लिखोगे सिलेक्ट कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा ग्रुप बाय कोर्स और यहाँ पर मैं काउंट मेथड का यूज करके नंबर वाली कॉलम को काउंट के अंदर रख दूंगा। और फिर जब मैं इस कोड को रन करूंगा तब देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर कोर्स में BCA काउंट होकर आया 3 बार और MCA काउंट हुआ 2 बार। तो ये है वो दोनों कॉलम्स काउंट जिसके अंदर मैंने लिखा था नंबर, जहां पर BCA और MCA काउंट होकर आया, और ये कोर्स वाली कॉलम, यानी कि इस टेबल में कुल मिलाकर सिर्फ 2 कोर्स है। तो इस तरह से हम SQL में ग्रुप बाय का यूज करते हैं। तो जब यहाँ पर मैंने काउंट के अंदर नंबर वाली कॉलम को पास किया उस वक्त यहाँ पर BCA 3 बार और MCA 2 बार काउंट होकर कैसे आया इसको समझिए। तो जनरली क्या हुआ होगा कि मैंने जब ग्रुप बाय के अंदर इस कोर्स वाली कॉलम को पास किया उस वक्त यहाँ पर सबसे पहले जो BCA वाली रो है इसके अंदर ये दूसरा वाला BCA और ये तीसरा वाला BCA, ये दोनों रोज भी शिफ्ट हो गई होगी। तो अब जाहिर सी बात है अगर BCA कोर्स वाली ये दोनों रोज इस पहली रो के अंदर शिफ्ट हुई है तो इसका बाकी का डेटा यानी कि नेम और नंबर वाला डेटा भी इस पहले वाली रो में ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। तो यानी कि ऑलरेडी पहले से एक BCA का स्टूडेंट था जिसके अंदर 2 BCA वाले स्टूडेंट और शिफ्ट हो गए। तो नंबर की संख्या पहले थी 1 और शिफ्ट होने के बाद कुल मिलाकर हो गई 3,
तो जब मैंने वहां पर एसक्यूएल के अंदर वो क्वेरी लिखी काउंट मेथड के अंदर नंबर, इस वजह से यहाँ पर जो कोर्स लिखा हुआ है वो काउंट होकर आया। तो अब हम एसक्यूएल में देखते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो नॉट नल और प्राइमरी की ये दोनों आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसक्यूएल में क्रिएट टेबल डेमो2। मैंने डेमो2 नाम से एक टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर जिसका डेटा टाइप होगा इंट और लेंथ मैंने डिफाइन की 5। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं नॉट नल का यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब इस टेबल में डेटा इंसर्ट करते वक्त अगर मैं नंबर कॉलम में डेटा को इंसर्ट नहीं करूँगा, यानी कि नंबर वाली कॉलम को ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा, तो वहाँ पर नल वैल्यू स्टोर होने के बजाय 0 स्टोर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नॉट नल डिफाइन नहीं करता और फिर इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते वक्त अगर नंबर वाले कॉलम को खाली छोड़ देता हूँ तो वहां पर वैल्यू स्टोर होगी नल। तो मैं नहीं चाहता कि नल स्टोर हो, इस वजह से मैंने इसको कर दिया नॉट नल। और इतना लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, तो ऑटो इंक्रीमेंट लिखने से मुझे ये बेनिफिट मिलेगा कि अब मैं जब भी इस टेबल में डेटा को इंसर्ट करूंगा उस वक्त मैं नंबर कॉलम को सिलेक्ट नहीं करूंगा, यानी कि नंबर कॉलम के अंदर मैं कोई डेटा इंसर्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर अपने आप ही डेटा इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि पहली बार में डेटा इंसर्ट होगा 0, फिर 1, उसके बाद 2, और इस तरह से इस नंबर वाली कॉलम में स्टेप बाय स्टेप डेटा इंसर्ट होता जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार जिस नंबर का डेटा इंसर्ट हुआ, यानी कि मान लो कि 5 नंबर इंसर्ट हो चुका, अब दोबारा नंबर 5 इंसर्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं इस नंबर वाली कॉलम को बिल्कुल यूनिक बनाना चाहता हूँ कि एक बार जो डेटा इंसर्ट हो गया वो दोबारा इंसर्ट ना होता। तो मैंने यहाँ पर लगाया कॉमा। अब मैंने यहाँ पर लिखा प्राइमरी की और इसके अंदर मैंने पास कर दिया नंबर। तो देखिए हम क्या करते हैं कि जिस कॉलम को हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया है उसी कॉलम को हम प्राइमरी की बना देते हैं। तो देखिए जब भी हम किसी कॉलम में प्राइमरी की का यूज करते हैं तो क्या होता है कि उस कॉलम का सभी डेटा यूनिक होता है। तो जिस तरह से आपने यूनिक डेटा स्टोर करने के लिए प्राइमरी की का यूज किया, आप यहाँ पर यूनिक का भी यूज कर सकते थे। तो अगर हमें यूनिक डेटा को स्टोर करना है तो हम प्राइमरी और यूनिक दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि प्राइमरी की और यूनिक इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका डिफरेंस आप याद रखिए, जो प्राइमरी की होती है वो एक टेबल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जाती है, यानी कि एक टेबल में आप एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिक की, तो हम एक ही टेबल में एक से ज्यादा यूनिक बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम वेरकेर, इसकी लेंथ मैंने डिफाइन की 25, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा सिटी वेरकेर 10। अब मैं क्या करता हूँ कि नेम और सिटी इन दोनों कॉलम को मैं यूनिक बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर लिखूंगा यूनिक। मैंने पास किया नेम कॉमा यूनिक, मैंने पास किया सिटी। तो देखिए एक टेबल में हम एक से ज्यादा यूनिक की यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में एक से ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। और इन दोनों का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं कि हम चाहते हैं कि इस कॉलम का डेटा यूनिक हो, यानी कि एक बार जो डेटा स्टोर हो गया उस नाम से दूसरा डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक अंतर बताया कि प्राइमरी की एक बार यूज कर सकते हैं और यूनिक की एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। लेकिन एक और अंतर है, जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बनाओगे उस कॉलम का नॉट नल होना जरूरी है। जैसे कि मैंने नंबर वाले कॉलम को यहाँ पर प्राइमरी की बनाया, तो देखिए नंबर वाली कॉलम जो है उसमें नॉट नल लिखा हुआ है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जिसको आप प्राइमरी की बनाओगे उसका नॉट नल होना जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें यूनिक की, तो जिस कॉलम को आप यूनिक बनाना चाहते हो उसका नॉट नल होना जरूरी नहीं है। अब मैं करता हूं इसको रन। तो देखिए यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुका है डेमो2 के नाम से। अब मैं इसके अंदर डेटा इंसर्ट करता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू डेमो2। मैं यहाँ पर नंबर को सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट मोड पे सेट किया है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम और सिटी। मैंने लिखा वैल्यूज। देखिए नेम के अंदर मैंने इंसर्ट किया अर्सिल और सिटी में मैंने इंसर्ट किया अहमदाबाद। अब मैं इसको गो करता हूं तो यहाँ पर डेमो2 नाम के टेबल में ये देखिए ये वाला डेटा स्टोर हुआ अर्सिल और उसकी सिटी अहमदाबाद। तो यहाँ पर मैंने नंबर वाली कॉलम को तो प्राइमरी बनाया था, लेकिन ये जो नेम और सिटी वाली कॉलम है इसको मैंने यूनिक बनाया था, यानी कि इसका डेटा अब सेम नहीं होना चाहिए। अगर मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ इंसर्ट इनटू डेमो2 नेम और सिटी और वैल्यूज, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर से अर्सिल और अहमदाबाद।
और अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं तो हमें एरर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट एंट्री नाम से एरर हमें मिला। नेम और सिटी इन दोनों कॉलम्स को तो हमने यूनिक बनाया था, इस वजह से वो डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। तो आपको बस ये बात याद रखनी है कि अगर आप किसी कॉलम का डेटा यूनिक बनाना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि जो डेटा एक बार इंसर्ट हुआ वो दूसरी बार इंसर्ट ना हो, तो आप उसको प्राइमरी या यूनिक बनाओगे। और प्राइमरी की और यूनिक में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बताया। प्राइमरी की आप एक टेबल में एक बार यूज कर सकते हो और यूनिक एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। और जिस कॉलम में आप प्राइमरी की लिखोगे उस कॉलम के अंदर नॉट नल होना जरूरी है, और जिस कॉलम में आप यूनिक कॉन्सेप्ट का यूज करोगे जरूरी नहीं है कि उस कॉलम में नॉट नल डिफाइन हो। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया नॉट नल, प्राइमरी और यूनिक। अब आगे देखते हैं। तो अब हम फॉरेन की के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कुछ देर पहले मैंने दो टेबल बनाए थे, एडमिशन और फी। इन दोनों टेबल में एक चीज कॉमन थी, इन दोनों ही टेबल के अंदर मैंने रोल नंबर वाली कॉलम बनाई थी जिसके आधार पर हमने कुछ क्वेरीज रन की थी। तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं एक टेबल बनाऊंगा एडमिशन के नाम से, उसके अंदर कॉलम होगी रोल नंबर और नेम। लेकिन यहां पर जो रोल नंबर वाली कॉलम होगी जो मैं न्यू एडमिशन टेबल में बनाऊंगा वो प्राइमरी की से क्रिएट होगी। और फिर मैं जो न्यू टेबल बनाऊंगा फी के नाम से, उसके अंदर जो रोल नंबर वाली कॉलम होगी उसके अंदर मैं फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप फॉरेन की का यूज करोगे तब वो जो फॉरेन की होती है वो प्राइमरी की के आधार पर काम करती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो फॉरेन की होती है वो प्राइमरी की के आधार पर काम करती है। तो अब मैं दो नए टेबल बनाऊंगा, एडमिशन और फी। और फी टेबल के अंदर सिर्फ उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स होंगे जिनका एडमिशन हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस एडमिशन टेबल के अंदर सिर्फ दो स्टूडेंट है, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2, तो फी टेबल के अंदर भी सिर्फ उन स्टूडेंट्स के ही रिकॉर्ड होंगे जिनका एडमिशन हुआ है। तो कहने का मतलब है कि फी हम किससे कलेक्ट करेंगे? जिसका एडमिशन हुआ है। जाहिर सी बात है हम सिर्फ उसी स्टूडेंट से फी कलेक्ट करेंगे ना। तो इस तरह की कंडीशन लगाने के लिए आप फॉरेन की का यूज करोगे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि एडमिशन और फी ये जो पुराने टेबल है इनको मैं डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा ड्रॉप टेबल एडमिशन कॉमा फी और सेमीकोलन। मैंने किया कंट्रोल एंटर प्रेस। तो देखिए एडमिशन और फी ये दोनों ही टेबल अब डिलीट हो चुके हैं। अब मैं एक न्यू टेबल क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल एडमिशन और इसके अंदर मैंने लिखा रोल नंबर इंट 5। इसको मैं बनाऊंगा नॉट नल और फिर मैं इसमें ऑटो इंक्रीमेंट भी पास करूंगा। और रोल नंबर वाली जो कॉलम है उसको लास्ट में मैं प्राइमरी की बना दूंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर लिखा नेम वारकेर 25 कॉमा प्राइमरी की रोल नंबर वाली कॉलम। तो यहाँ पर एडमिशन टेबल के अंदर रोल नंबर वाली कॉलम को मैंने प्राइमरी की इस वजह से बनाया क्योंकि जब मैं फी वाला टेबल बनाऊंगा उसके अंदर जो रोल नंबर वाली कॉलम होगी उसको मैं फॉरेन की बनाऊंगा। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि जो फॉरेन की होती है वो प्राइमरी की के आधार पर काम करती है। अब मैं करता हूं इसको गो। तो देखिए यहाँ पर एडमिशन नाम से टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं इसके अंदर कुछ डेटा भी इंसर्ट कर देता हूं। इंसर्ट इनटू एडमिशन। मैं यहाँ पर सिर्फ नेम वाली कॉलम को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि रोल नंबर तो ऑटो इंक्रीमेंट है। वैल्यूज अर्सिल कॉमा मोन्टू और रन। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं, अर्सिल और मोन्टू। अब मैं क्या करता हूँ कि फी नेम से एक टेबल क्रिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल फी। तो इसके अंदर भी मैं यहाँ पर भी लिखूंगा रोल नंबर इंट 5 कॉमा। अब मैंने यहाँ पर लिखा फी वारकेर 25। अब मैं इस रोल नंबर वाली कॉलम को फॉरेन की बनाता हूं। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉरेन की और रोल नंबर। तो ये जो रोल नंबर वाली कॉलम है वो यहाँ पर फॉरेन की बन चुकी है। अब ये वाला जो रोल नंबर है वो किस टेबल के आधार पर काम करना चाहिए? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रेफरेंसेस एडमिशन टेबल जो है उसका रोल नंबर वाला कॉलम। तो ये जो एडमिशन टेबल है उसका रोल नंबर वाला कॉलम जो है वो क्या है? प्राइमरी की। और ये जो फी वाला टेबल है उसका रोल नंबर कॉलम क्या है? फॉरेन की। तो जैसा कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि जो फॉरेन की होती है वो प्राइमरी की के आधार पर काम करती है। तो ये बात यहाँ पर मैंने एसक्यूएल के शब्दों में लिखी है क्योंकि एडमिशन टेबल का जो रोल नंबर कॉलम है वो क्या है? प्राइमरी की। अब मान लो कि जो एडमिशन टेबल है उसके रोल नंबर कॉलम में 3 डिफाइन है, तभी ये फी वाले टेबल में
रोल नंबर कॉलम के अंदर स्टोर हो सकेगा। अगर एडमिशन टेबल के रोल नंबर कॉलम में 3 नहीं है तब वो फी वाले टेबल के रोल नंबर कॉलम में भी नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर फी वाले टेबल के रोल नंबर कॉलम को फॉरेन की बनाया गया। अब मैं इस क्वेरी को गो करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली फी टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जो एडमिशन वाला टेबल है उसके अंदर सिर्फ 2 स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स है जिनके रोल नंबर है 1 और 2। अगर मैं यहाँ पर एसक्यूएल में राइट करता हूँ इंसर्ट इनटू फी रोल नंबर कॉमा फी, मैंने लिखा वैल्यूज। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 और इसकी फीस होगी 500 रुपीज सेमीकोलन। तो मैं यहाँ पर फी टेबल के अंदर रोल नंबर 3 के लिए इतनी फीस स्टोर करना चाहता हूँ, तो क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो एडमिशन वाला टेबल है उसके अंदर सिर्फ 2 स्टूडेंट है, रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2। रोल नंबर 3 वाला तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं, तो फी टेबल के अंदर भी रोल नंबर 3 वाला डेटा इंसर्ट नहीं होगा। देखिए मैं इसको गो करता हूँ, हमें मिला एक एरर। तो ये एरर इस वजह से मिला क्योंकि मैंने वहां पर लिखा था रोल नंबर 3, जबकि एडमिशन टेबल के अंदर तो रोल नंबर 3 वाला कोई स्टूडेंट है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर एसक्यूएल में लिखता हूँ इंसर्ट इनटू फी रोल नंबर कॉमा फी वैल्यूज, अब मैंने यहाँ पर लिखा 1,400 सेमीकोलन और मैंने किया रन। तब देखिए वो रो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। इस फी टेबल के अंदर ये डेटा इस वजह से इंसर्ट हुआ क्योंकि वहां पर मैंने रोल नंबर 1 लिखा था और जो रोल नंबर 1 है वो ऑलरेडी एडमिशन टेबल के अंदर मौजूद है। तो कहने का मतलब है कि जो भी डेटा एडमिशन टेबल के अंदर होगा, यानी कि जितने भी रोल नंबर एडमिशन टेबल के अंदर होंगे 1 2 3 4 5, वही रिकॉर्ड्स हम फी वाले टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। और जो भी रोल नंबर एडमिशन टेबल के अंदर मौजूद नहीं है उस रोल नंबर का डेटा हम फी वाले टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यही कंडीशन थी कि जिनका एडमिशन हुआ है हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के पास से फी कलेक्ट करेंगे, जिनका एडमिशन हुआ ही नहीं उनके पास से हम फीस कैसे ले सकते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमने फॉरेन की मदद से पास की। आई होप कि आपको फॉरेन की वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैंने फॉरेन की के अंदर रोल नंबर 1 से एक डेटा इंसर्ट किया। अब अगर मैं दोबारा रोल नंबर 1 से कोई डेटा इंसर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि जो प्राइमरी की है वो तो मैंने एडमिशन टेबल के अंदर डिफाइन की है। फी टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की नहीं है, यानी कि इस फी टेबल के अंदर जो रोल नंबर कॉलम है इसके अंदर मैं डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर फिर से लिखा इंसर्ट इनटू फी रोल नंबर कॉमा फी। अब मैं यहाँ पर फिर से वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ 1,100 और रन। तो देखिए डेटा इंसर्ट हो गया। यहाँ पर रोल नंबर 1 से 2 डेटा इंसर्ट हुए, जबकि मैं एडमिशन टेबल के अंदर दोबारा रोल नंबर 1 से डेटा इंसर्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी रोल नंबर वाली कॉलम को मैंने प्राइमरी की बनाया हुआ है। तो फॉरेन की भले ही प्राइमरी की के आधार पर वर्क करती है, लेकिन आप यहाँ पर फी टेबल के अंदर जहां पर मैंने रोल नंबर में फॉरेन की का यूज किया है वहां पर आप डुप्लीकेट डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी किया। नेक्स्ट है चेक। तो ये जो चेक है इसका आउटपुट आप MySQL सॉफ्टवेयर में नहीं देख सकते। अगर आप इसका यूज देखना चाहते हो तो आप Oracle डेटाबेस सॉफ्टवेयर या फिर Microsoft SQL सर्वर सॉफ्टवेयर का यूज करोगे। लेकिन मैं इसका कोड आपको लिख कर दिखाता हूँ और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मान लो अगर मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल demo3, और यहाँ पर मैंने लिखा एडमिशन नंबर इंट 5। अब अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ 10 स्टूडेंट का ही एडमिशन हो, जैसे ही 10 स्टूडेंट का एडमिशन हो जाए उसके बाद एडमिशन होना ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो उस केस में हम यूज करते हैं चेक कंस्ट्रेंट का। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं चेक और फिर मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी एडमिशन नंबर लेस देन इक्वल टू 10, तो अब क्या होगा कि सिर्फ 10 स्टूडेंट के ही एडमिशन होंगे, 10 से ज्यादा स्टूडेंट के एडमिशन अब नहीं हो सकते। लेकिन इसका आउटपुट आपको इस MySQL सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिल सकता। आप अगर इसका आउटपुट देखना चाहते हो तो आप Oracle का यूज करोगे या फिर कोई और डेटाबेस का सॉफ्टवेयर यूज करोगे। तो ये समझाना जरूरी था, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर चेक का यूज भी समझा दिया। और अगर आप ये चाहते हो कि एडमिशन नंबर में सिर्फ 5 ही स्टोर हो तो आप इस तरह से यहाँ पर कंपेरिजन भी कर सकते हो। अब एडमिशन नंबर में सिर्फ 5 स्टोर होगा, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 5 के अलावा कोई और एडमिशन नंबर यहाँ पर जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एरर हो जाएगा। और अब हम इसके बाद देखते हैं डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का यूज क्या है इसको समझिए। जब आप चाहते हो कि कॉलम बनाते वक्त ऑटोमेटिक उसके अंदर कोई डिफॉल्ट डेटा यानी कोई डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाए, तो उस केस में आप क्या करोगे कि टेबल क्रिएट करते वक्त उसमें डिफॉल्ट का यूज करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट टेबल फाइनल
और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा नंबर इंट 5 कॉमा नेम varchar 10 और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफॉल्ट अर्सिल। तो अब क्या होगा कि इस कॉलम में बाय डिफॉल्ट ये वाला नेम स्टोर हो जाएगा। मैं करता हूँ इसको गो। अब मैं इस फाइनल टेबल के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू फाइनल। यहाँ पर मैं सिर्फ नंबर वाली कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और मैंने लिखा वैल्यूज 1 और सेमीकोलन। अब मैं इसको करता हूँ रन। तो देखिए ये जो फाइनल वाला टेबल है इसके अंदर यहाँ पर मैंने 1 इंसर्ट किया था तो 1 यहाँ पर इंसर्ट हो गया, लेकिन ये जो नेम है वो डिफॉल्ट तरीके से ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हुआ क्योंकि मैंने टेबल क्रिएट करते वक्त इस कॉलम में लिखा था डिफॉल्ट अर्सिल। तो इस टेबल में डेटा इंसर्ट करते वक्त अगर मैं इस नेम वाली कॉलम में कुछ डेटा इंसर्ट करता तो मैं जो भी डेटा इंसर्ट करता वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया सिर्फ नंबर वाली कॉलम के अंदर 1 इंसर्ट किया, नेम वाली कॉलम को मैंने ऐसे ही खाली छोड़ दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसमें अर्सिल डिस्प्ले हो गया। तो ये थे कुछ कंस्ट्रेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो क्योंकि डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे आपको ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएगा। लेकिन आप क्या करोगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेरीज है इंसर्ट अपडेट डिलीट प्राइमरी की फॉरेन की इस तरह की कुछ क्वेरीज को आप हमेशा के लिए याद कर लोगे और बाकी की जो क्वेरीज है वो जरूरत पड़ने पर आप नोट्स में देखकर भी लिख सकते हो जो आपको इस वीडियो के साथ मिलने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल की और इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हो। आई होप कि आपको मैंने जो भी पढ़ा है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।